हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम अपना नेक्स्ट जो चैप्टर शुरू करते हैं, एटम्स। ठीक है, एटम्स जो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पे आते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी चीज़ें जो है करनी है हमको। एटम्स में जो है, आपने एटम्स वर्ड कब सुना होगा? आपने एटम्स आपने 8th 9th में सुनते हुए आ ही रहे होंगे कि एटम्स होते क्या हैं बेसिकली। ठीक है, तो एटम्स का जो स्ट्रक्चर है वो समझने के लिए अलग अलग मॉडल आए। ठीक है, बेसिकली हमारा डिस्कशन क्या है कि एटम होता क्या है। एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किस चीज़ का? किसी भी मटेरियल पार्टिकल का। ठीक है, किसी भी मटेरियल, कोई भी मटेरियल मैटर एग्जिस्ट करता है, उसका जो सबसे छोटा इंडिपेंडेंट यूनिट जो एग्जिस्ट कर सकता है उसको बोलते हैं एटम। ठीक है, और एटम के अंदर फिर अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग लेवल पे अलग अलग डिस्कवरी हुई। कोई बोला कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, किसी ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और ये अभी भी चल ही रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि रुक गया, सब कुछ पता चल गया एटम के बारे में। जो पार्टिकल फिजिक्स है वो इससे डील करने के लिए अभी भी रिसर्च गोइंग ऑन है। ठीक है, बट जो वेल प्रूव्ड मॉडल हैं, जिन जो एक्सेप्टेबल हैं यूनिवर्सली, हम उनको पढ़ने जा रहे हैं कि एटम के बारे में हमको जितनी एकदम वर्ल्ड लेवल पे जो भी हमको एक्यूमुलेटेड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, मतलब एकदम वर्ल्ड लेवल पे नहीं, बहुत बेसिक लेवल पे ही बोल रहा हूँ, बट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइमलाइन से शुरू करते हैं, बेसिक टाइमलाइन से कि बैकग्राउंड में हो क्या 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 रहा था। मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूँ ताकि आपको चीज़ें बेहतर दिखें। देखिए हुआ क्या, 1870s की बात है, मतलब ये सारी बातें आज से 1-1.5 साल पहले, सॉरी 100 से 150 साल पहले की चल रही हैं। 1-1.5 साल पहले तो नहीं था, 100 से 150 साल पहले की बातें चल रही हैं। 1870 में मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ईएम वेव का प्रपोजल दिया कि ईएम वेव एग्जिस्ट करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा इन्होंने बोला था, बट प्रूव नहीं किया था इन्होंने थियोरेटिकली। और ये हमने पूरा चैप्टर कहाँ पे पढ़ा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैक्सवेल इक्वेशंस भी पढ़ी हैं और ये पूरा जानकारी है वहाँ का। ठीक है, 1870 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा ही पढ़ लिया आपने कि क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी है, कैसे हैं। 1870 में मैक्सवेल ने इसके बारे में बोला। फिर उसको एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर्ड किया किसने? ईएम वेव में। ईएम वेव का एक टाइप होता है रेडियो वेव। तो जो हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट थे, जिनके नाम पे फ्रीक्वेंसी का यूनिट रखा गया है हर्ट्ज, सुना भी होगा आपने बहुत बार। ठीक है, तो उन्होंने 1885 में पहला रेडियो वेव डिस्कवर किया। सर ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या रिलेशन है? आता रहेगा, ये टाइमलाइन ना बार बार यूज होती रहेगी। ठीक है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा था। फिर 1897 में इसके बाद, मतलब डिस्कवरी हो चुकी है, इसके बाद एटम के मॉडल को लेके कि एटम कैसा होता होगा, थॉमसन ने अपना एक मॉडल प्रपोज किया। ठीक है, और ये भी आपने आई गेस 9th में भी आपने ये मॉडल थोड़ा सा देखा है कि कैसा होता है। तो आपने थॉमसन के मॉडल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सुना भी होगा कि वो की था, उसने बोला वाटरमेलन और सीड्स लाइक का स्ट्रक्चर होता है कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनसाइड। तो वो सब सुना है आपने, पढ़ेंगे फिर भी हम। 1900 में मैक्स प्लैंक नाम का एक साइंटिस्ट था। तो प्लैंक्स ने क्वांटम थ्योरी दी, जो हमने पिछले चैप्टर में डुअल नेचर में पढ़ी है, पूरा थ्योरी पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रॉन फोटोन, क्वांटा बोला कि फोटोन, फोटोन का एनर्जी के बारे में बोला एच न्यू, तो वो सारी चीजें हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, फिर 1905 में नेक्स्ट बात आई और वो बहुत दूर तक गई। ठीक है, क्योंकि जब बात निकलती है फिर दूर तक जाती है। आइंस्टीन ने अगली बात कही कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना उन्होंने अपरेटस से प्रूव किया, वो भी हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। ये 1905, मतलब उसके आने के बाद। और इसने क्या प्रूव किया था? पार्टिकल नेचर ऑफ वेव, मैटर का तो होता ही है, पार्टिकल नेचर ऑफ वेव, कि वेव के अंदर पार्टिकल नेचर एग्जिस्ट करता है, और इसी के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। 1911 में रदरफोर्ड को थॉमसन का मॉडल अच्छा नहीं लगा था। ठीक है, उसने बोला कि भाई आपके मॉडल में बहुत सारी कमियां हैं, क्योंकि उसने अपना कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, जिसको फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, और उसने कुछ अलग ही डिस्कवरी क्रिएट कर दी, उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर कर दिया। ठीक है, तो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस विच वाज रिलेटेड टू रदरफोर्ड, दिस वाज हैपनिंग अराउंड 1911। पर उसमें भी कुछ कमियां जो उन्होंने प्रपोज करके लेके आए, वो भी सारे आंसर नहीं कर पा रही थी। तो अगला मॉडल फिर नील्स बोहर ने लेकर के आए 1913 में। ठीक है, इन्होंने काफी हद तक चीजों को सॉर्ट आउट करना शुरू किया एटम को लेकर के, समझा? तो नील्स बोहर ने अपना अगला मॉडल प्रपोज करना शुरू कर दिया था उस टाइम पे।
तो ये बहुत फेमस है, ये हमारे सिलेबस में मेजरली कंट्रीब्यूशन इसका है, और रदरफोर्ड ने क्या बोला उसका है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये दोनों हम पढ़ चुके हैं, थॉमसन मॉडल हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है, और ये दोनों हम ईएम वेव में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर डी ब्रोगली का मैटर वेव कॉन्सेप्ट ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये कब दिया था, उसके 10 साल बाद 1924-23 के अराउंड डी ब्रोगली ने अपना मेटल वेव का प्रपोजल रखा कि मैटर वेव होती हैं। ठीक है, और वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया। ये बेसिकली बैकग्राउंड चल रहा था। ठीक है, तो इनिशियली 3-4 मिनट हमने इसी को दे दिया कि क्या टाइमलाइन था। ठीक है, अब देखते हैं शुरू करना, जो हमें इस कोर्स हमारे इस चैप्टर में जो आएगा वो है थॉमसन मॉडल, हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, और बस ये इतना ही आएगा इसके अंदर, और कुछ छिटपुट आसपास की जानकारी हमको जो बटोरनी है वो यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं थॉमसन मॉडल को, कि भाई थॉमसन भाई साहब ने क्या बोला। थॉमसन ने कब दिया ये मॉडल, ये बेसिकली थ्योरी है। ठीक है, कुछ देर तक थ्योरी चलेगी, जब तक न्यूमेरिकल या कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आने ना लग जाए। तो थोड़ा सा कई जगह ज्ञान भी सुनना है तो सत्संग टाइप भी लग सकता है कि हाँ भाई ये सर क्या हो रहा है। ठीक है, तो वैसा नहीं, बट ठीक है। 1897 में जे थॉमसन ने अपना मॉडल रखा, उसमें क्या बोला गया, दिस मॉडल। ठीक है, थॉमसन प्रेडिक्टेड, क्या किया गया, प्रेडिक्टेड दैट द पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एटम वेयर द नेगेटिव चार्जेस आर एम्बेडेड लाइक सीड्स इन वाटरमेलन। ठीक है, कि पॉजिटिव तो पूरा है, जैसे वाटरमेलन का जो येलो वाला ये जो येलो बोल रहा हूँ, रेड वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये पॉजिटिव चार्ज है, बट जस्ट लाइक सीड्स आर एम्बेडेड इन दिस, तो इलेक्ट्रॉन्स आर सिमिलर इन द सिमिलर मैनर, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनसाइड द एटम। ठीक है, फिक्स हैं, स्टैटिक चार्जेस हैं, रखे हुए हैं अलग अलग जगह पे, बट उससे ज्यादा उसने कुछ नहीं बोला उसके बारे में, बस एक जस्ट हाइपोथेटिकली एक मॉडल इमेजिन किया और ऐसा रख दिया दुनिया के सामने। तो दुनिया के पास भी कोई ऐसा आंसर नहीं था कि ऑल्टरनेटिव कुछ लेके आए तो इसकी बात ना माने। ठीक है, तो क्या पता वो मानी गई कि नहीं मानी गई सारी बातें। तो दिस मॉडल क्या है, दिस मॉडल ऑल्सो नोन एज प्लम पडिंग मॉडल। ठीक है, तो इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे पडिंग के अंदर जो होता है ना, रेजिन्स उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, तो उसी तरीके का यहाँ पे भी था। तो इसके बाद बोला तो ओवरऑल एटम वाज न्यूट्रल इन, क्योंकि दोनों के चार्जेस इक्वल हैं, तो ओवरऑल एटम कैसा उसने बोल दिया ओवरऑल एटम इज न्यूट्रल। तो ये 3-4 बातें बोली कि भाई ऐसा है ऐसा है ऐसा है, और बस छोड़ दिया। बट इसमें बहुत सारी फिर कमियां निकली। कमियां क्या निकली कि ऐसा थोड़ी ना कि सारी बातें ठीक ही होंगी। ठीक है, दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि जो बाद में मिला कि भाई आपने तो सारा बोल दिया कि पॉजिटिव चार्ज ना सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट 10-12 साल बाद मिला कि नहीं ऐसा नहीं है, पॉजिटिव चार्ज सिर्फ सेंटर में कंसंट्रेटेड है। ठीक है, वो रदरफोर्ड ने बोला, अभी पढ़ेंगे उसको भी। एंड दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल जो गोल्ड फॉइल का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था कि अगर एटम आपका इस तरीके का है, अगर आपका पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर जो अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग हो रहा है वो तो आपका कुछ पार्टिकल, बहुत 9,000 10,000 में से बहुत सारे ऐसे पार्टिकल थे, हर 10,000 पार्टिकल में से 8,000 से ज्यादा से जो अनडेविएटेड चले जा रहे थे 10। ठीक है, तो उनको कैसे एक्सप्लेन करोगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है वो तो सारे को डेविएट करना चाहिए, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, एंड दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स। तो स्पेक्ट्रम पे लास्ट में आएंगे, ये अभी थोड़ा सा स्पेक्ट्रम वर्ड अभी आपको थोड़ा सा कि स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स, एटम का स्पेक्ट्रा को, एटम स्पेक्ट्रा को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो अभी ये स्पेक्ट्रा वर्ड आपके लिए नया रहेगा। इसको चैप्टर में धीरे धीरे अनफोल्ड होगा तो आपको उस स्टेजेस पे समझ आ जाएगा ये जाकर के। ठीक है, बट दिस वाज वन सच लिमिटेशन कि स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, फिर आते हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने ये मॉडल अपना रखा। रदरफोर्ड ने एक फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, रदरफोर्ड ने ये कब किया था, 1911 में, अभी पढ़ा है। रदरफोर्ड ने किया क्या, रदरफोर्ड ने बोला कि एक स्क्रीन ली इस तरीके की, ये जो स्क्रीन थी ये जिंक सल्फाइड का स्क्रीन था, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन था, ऐसा पूरा ही कवर कर दिया ताकि क्या करे, जिंक सल्फाइड पे जब अल्फा पार्टिकल टकराता है तो एक ब्राइट स्पॉट वहां पे क्रिएट होता है ताकि दिखते रहे कि कहां कहां पे अल्फा पार्टिकल टकरा रहे हैं। चलिए, हुआ क्या, एक सोर्स लिया गया, एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया गया, और रेडियो एक्टिव सोर्स को लेड के
लेड के बॉक्स के अंदर रख दिया विद अ स्मॉल ओपनिंग, यहाँ पे एक छोटी ओपनिंग भी रख दी गई। इस ओपनिंग के थ्रू क्या हो रहा है, लेड क्या करता है, लेड जितने भी अल्फा पार्टिकल, रेडियो एक्टिव मटेरियल वो होता है जो अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज उससे एमिट होती हैं, ठीक है, ऐसे सोर्स को लिया गया। तो अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे, तो उसने एक छोटा सा ओपनिंग दे दिया, क्योंकि लेड एब्जॉर्ब कर लेता अल्फा पार्टिकल को, पेनिट्रेट नहीं होने देता अगर कुछ गिवन थिकनेस का लेड का वहां पे बॉक्स है तो। बट अगर एक स्मॉल ओपनिंग रख दे तो उसी से ही सिर्फ अल्फा पार्टिकल निकल सकते हैं, क्योंकि ओपनिंग है, लेड तो है नहीं वहां पे। तो वैसे ही एक बीम को प्रोजेक्ट किया गया किसके ऊपर, गोल्ड की फॉइल के ऊपर। सर अब गोल्ड फॉइल के ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे तो गोल्ड का थिन फॉइल लिया गया। उसने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आइदर वेंट अनडेविएटेड और डेविएटेड विद स्मॉल एंगल्स, कुछ छोटे छोटे एंगल से डेविएट की। डेविएट करने का मतलब ये था, तो कुछ इधर डेविएट करके, कुछ इधर, ठीक है। और बहुत कम ऐसे थे जो लार्ज एंगल से डेविएट किए, जैसे कि ये वाला कि इधर चला गया, ये वाला कि जो इधर चला गया। तो बहुत कम ऐसे थे जो लार्ज एंगल से डेविएट किए। तो इससे ये पता चला कि एटम्स के अंदर का बहुत सारा स्पेस तो खाली ही है, ठीक है, उसमें कुछ भी चीजें एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है। बहुत सारा एटम का ऐसा स्पेस है, एक एटम का ऐसा स्पेस है जो बहुत हद तक खाली है। और ओवरऑल कंक्लूजन क्या आया कि भाई न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ इसी एटम के मॉडल से। क्यों? क्योंकि जब देखा गया कि बहुत कम डेविएट हो रहे हैं, और 1 in 9,000, 1 in 10,000, कोई ऐसा एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि 1 in 9,000 जो था वो 180 डिग्री से डेविएट कर रहा था, एकदम गया और पूरा का पूरा वापस आया, ठीक है। तो थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये लिया गया गोल्ड स्क्रीन, ये गोल्ड लिया गया और आपने अल्फा पार्टिकल को यहाँ पे रख के प्रोजेक्ट कराया, ये अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल भी कुछ लोगों को अल्फा पार्टिकल ही नहीं पता होता, तो अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं होता, हीलियम 2 पॉजिटिव, हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो जो चीज बचेगी वो अल्फा पार्टिकल होगा, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, +2e का चार्ज रहेगा। अब इसको जब इधर गिराया गया तो हुआ क्या, और पीछे रख दिया गया ZnS का स्क्रीन, ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ताकि दिखता रहे। और बट ये सर्कुलर था ताकि सारे, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब ये जा रहे थे तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वेंट अनडेविएटेड, ठीक है, फ्यू डेविएटेड विद स्मॉल एंगल्स, ठीक है, और फ्यू डेविएटेड विद लार्ज एंगल्स, इस तरीके से। और कुछ ही थे जो पूरा 180 डिग्री से डेविएट कर गए थे, कुछ ही ऐसे थे जो पूरा 180 डिग्री से डेविएट कर गए थे। कितना? 180 डिग्री डेविएशन कितने में था? स्कैटरिंग जो 180 डिग्री का हो रहा था वो कितने थे? 1 in 9,000, 1/9,000 अप्रॉक्सीमेट नंबर था, कोई ऐसा एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ठीक है। अब गोल्ड फॉइल और जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से ये ऐसा बेसिकली देखा गया। हम क्या देखना चाह रहे थे इसमें, हम ये बेसिकली ये चेक कर रहे हैं कि डेविएशन का जो एंगल है, ये अलग अलग अल्फा पार्टिकल है, बीम है ना, तो कोई कुछ जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है। हमको इंटरेस्टेड है ये कितना डेविएट हुआ, थीटा, ठीक है। दिस इज स्कैटरिंग एंगल, इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल, कि कितना डेविएट हुआ वो अपने ओरिजिनल पाथ से। समझ आए? तो यही जद्दोजहद इसने पूरा एनालिसिस किया और फिर मिला कि थीटा की अलग अलग वैल्यू आ रही है। थीटा की वैल्यू बहुत सारे एटम के लिए स्मॉल है, कुछ के लिए थोड़ी लार्ज है, और बहुत कम अल्फा पार्टिकल के ऐसे पार्टिकल हैं जो 180 डिग्री जिनके लिए वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो यही मिला कि दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड आफ्टर फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। क्या लिया गया? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया गया, ठीक है, बिस्मथ, एंड bombarded on the thin gold foil, alpha particles scattered from the gold foil and collected on the zinc sulfide skin। ये तो प्रोसीजर था, ठीक है, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया, वो अंग्रेजी लिखा हुआ था बस। और आउटकम क्या आया? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स एंड फ्यू वेरी आर डिफ्लेक्टेड विद लार्ज एंगल्स, इवन फ्यू आर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। तीनों मैंने आपको बता दिए, यही आउटकम थे, ठीक है। तो ये बेसिकली धुले हुए बर्तन फिर से हमने धो दिए। हाँ, तो वैसा ही चीजें, यही चीजें समझ आनी चाहिए थी। इसके बेसिस पे उन्होंने कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया? कंक्लूजन ये आया कि भाई
क्योंकि बहुत कम बहुत सारे तो अनडेविएटेड गए, तो सब जगह तो पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ठीक है। और 180 डिग्री डेविएशन वाले बहुत कम है, तो मतलब एक जगह पे कंसंट्रेटेड है। तो पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। तो एक तो न्यूक्लियस एक वर्ड पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ दुनिया के सामने कि एक न्यूक्लियस टाइप का चीज है जहां पे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और फिर इससे क्या हुआ, एक अभी एटॉमिक फिजिक्स नहीं पढ़ ही रहे थे कि न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में आने लग गया कि पॉजिटिव चार्ज अंदर कैसे स्टेबल है, सारा पॉजिटिव चार्ज इतनी छोटी सी जगह में कैसे पैक्ड है, पॉजिटिव रिपल्शन बहुत ज्यादा होना चाहिए, एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। तो फिर न्यूक्लियर फिजिक्स एक अलग डोमेन बन के आया उसके बाद से, जो कि आज तक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी भी बहुत सारी चीजें अनआंसर्ड हैं कि कैसे एटम स्टेबल है, क्या है क्या है क्या है। तो ये बहुत बेसिकली हायर लेवल फिजिक्स में जाकर के आप पढ़ते हो, मास्टर्स लेवल के फिजिक्स में या पीएचडी में जाके न्यूक्लियर फिजिक्स से डील करते हो। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द थॉमसन, उसने थॉमसन की थ्योरी को तो कॉन्ट्राडिक्ट किया, कॉन्ट्राडिक्ट थॉमसन्स प्रेडिक्शन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, कॉन्ट्राडिक्शन में था, ठीक है। और नेगेटिव चार्जेस, इसने अपनी अलग बात बोली, इसने बोला कि नेगेटिव चार्जेस जो है, इलेक्ट्रॉन जिनको बोला गया, दे वर रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑन अ कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर पूछा गया ना कि भाई इलेक्ट्रॉन का क्या है, उसने बोला था एम्बेडेड एंड स्टैटिक है, एक जगह पे है। इनसे पूछा गया भाई आप बताइए आपके इलेक्ट्रॉन कहां पे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कुछ है उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन कहां पर होंगे। इन्होंने बताया कि भाई नेगेटिव चार्ज है तो अंदर, बट वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, और यहीं पे ये फंस गए, ठीक है। यही लूपहोल निकल गया। जैसे ही बोला कि इलेक्ट्रॉन के बारे में तो कुछ बोलिए, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं यहीं पे, बाकी लोगों ने इनको फंसा दिया। यही कैसे फंस गए, मैं इसके लिए पहले आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड बता देता हूं क्यों फंस गए। बेसिकली आप एक नोट में ये ध्यान रखेंगे, और ये हमने पढ़ा भी है, ईएम वेव में पढ़ लिया, ठीक है। ईएम वेव चैप्टर में हम पढ़ते हैं इसको। नोट ये होता है कि एवरी एक्सेलरेटेड चार्ज, ठीक है, एवरी एक्सेलरेटेड चार्ज, कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज हो, प्रोड्यूसेस ईएम रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो निकालता है, ठीक है। यही है, इसी को बोलते हैं क्लासिकल वेव थ्योरी, क्लासिकल वेव मैकेनिक्स थ्योरी, ठीक है, क्लासिकल वेव मैकेनिक्स थ्योरी, ईएम वेव, बेसिकली ये क्लासिकल ईएम वेव थ्योरी बोल दो इसको, अगर आपको इस तरीके से लिखना, मैकेनिक्स छोड़ दीजिए, क्लासिकल ईएम वेव थ्योरी इसको कह रहा है। ये जो है बेसिकली क्लासिकल ईएम वेव थ्योरी का पार्ट है कि हर एक्सेलरेटेड चार्ज ईएम वेव प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब ये बैकग्राउंड में रखना, और अब देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज का घूमना क्या हैम्पर कर रहा है, क्या चीज की वजह से वो एक लूपहोल बन जा रहा है। उसने बोल तो दिया। तो पहली बात, दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस मतलब कि इतनी छोटी जगह में सारा पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इतनी सी छोटी जगह में कैसे आ गया, पहली बात तो ये आई। दूसरा ये वाला कि अगर एक्सेलरेटेड एटॉमिक इलेक्ट्रॉन मस्ट स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस एज इट लूजेस एनर्जी। उसने ये बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा, अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा, तो भाई जो चीज सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यस सर, वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, बट अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो वो एक्सेलरेटेड है, यानी कि इसके अंदर एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है तो इससे क्या निकलनी चाहिए, इससे तो ईएम वेव निकलनी चाहिए। ईएम वेव्स मस्ट रेडिएट, और मस्ट रेडिएट तो इसको क्या करना चाहिए, ईएम वेव मस्ट रेडिएट, ठीक है। अगर इससे ईएम वेव निकल रही है तो इसका एनर्जी क्या होगा, तो यानी कि अगर इससे ईएम वेव निकलेंगी
तो इसका मतलब होगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, क्योंकि अपनी एनर्जी का ही कुछ पार्ट जाएगा ना। अगर ईएम वेव निकलेंगी तो एनर्जी जाएगी, और एनर्जी जाएगी तो वेलोसिटी कम होगी, और वेलोसिटी कम होगी तो वो जो है धीरे 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 स्पाइरल फॉर्म में, मतलब ये यहां नहीं रहेगा, ये यहां नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन नीचे आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, और इसको तो स्पाइरल होते हुए न्यूक्लियस के अंदर ही चले जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इसकी वजह से बेसिकली उसका रेडियस मस्ट डिक्रीज कंटिन्यूसली, एकदम एब्रप्टली नहीं, कंटिन्यूसली उसका रेडियस डिक्रीज करना चाहिए। ठीक है, यही लिखा है। अब ऊपर देखिए थ्योरी में यही लिखा है कि एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन मस्ट स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस एज इट लूजेस एनर्जी। ठीक है, बिकॉज ऑफ क्लासिकल ईएम वेव थ्योरी। तो इलेक्ट्रॉन जो है जाके कहां पे, न्यूक्लियस के अंदर मिल जाना चाहिए, और सारा चार्ज क्या हो जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटॉन थे, तो इलेक्ट्रॉन सारे जा करके न्यूक्लियस के अंदर मिल गए, पॉजिटिव चार्ज ने उसको अट्रैक्ट करके अपने अंदर तो न्यूट्रल कर दिया, तो बेसिकली एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। तो एटम के एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन आ गया कि एटम एग्जिस्ट कैसे कर रहा है फिर। या तो ईएम वेव थ्योरी गलत है, ठीक है, बट ईएम वेव थ्योरी गलत नहीं है, क्योंकि वो तो कब आ गई थी, मैक्सवेल ने बहुत पहले दे दिया, और मैक्सवेल की बातें सारी सही थी, उसके तो यूज भी होने लग गए थे डेली लाइफ में, रेडियो वेव प्रोड्यूस हो गई थी। ठीक है, तो वो थ्योरी तो गलत नहीं थी, बट हो गया कि अब ये कॉन्ट्रडिक्शन में आ गई किसके साथ, ईएम वेव की थ्योरी। यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, या तो ये बात गलत है कि इलेक्ट्रॉन घूम नहीं रहा है, या फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन है, इसके साथ कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे रिजोल्व किया जाए, या फिर ये एक एक्सेप्शन है कि भाई एक्सेप्शन जैसे केमिस्ट्री में आ जाता है ना कि सारी चीज एक्सेप्शन बोल देते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये चीज एक्सेप्शन हो कि ईएम वेव थ्योरी बाकी सब जगह वैलिड है, बट इलेक्ट्रॉन के केस में क्या पता वैलिड ना हो। बट अभी कोई आंसर रदरफोर्ड के पास नहीं था इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि व्हाई इज नॉट इलेक्ट्रॉन गेटिंग एम्बेडेड इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है, कि वो जा करके न्यूक्लियर के अंदर एम्बेड क्यों नहीं कर जा रहा है। ठीक है, ये बातें पूछी गई, क्योंकि जब कोई नई थ्योरी लेके आता है बहुत बड़ा साइंटिस्ट, तो फिर कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस में बाकी लोग उनसे क्वेश्चन करेंगे, भाई आपने क्या इन बातों का ध्यान रखा, आपने क्या ये चीजों का ध्यान रखा। तो फिर आंसर नहीं कर पा रहे थे रदरफोर्ड जी कि भाई हाँ हमने इन बातों का ध्यान रखने में थोड़ी सी कमी हो गई, बट हाँ न्यूक्लियस तो है, कुछ तो नया लेकर के आए। ठीक है, और फिर थर्ड जो है, ये सेकंड था आपका, ये सेकंड लिमिटेशन इस तरीके का था। और थर्ड लिमिटेशन, दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। जब स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा था, स्पेक्ट्रम क्या होता है, बेसिकली फोटोस्पेक्ट्रोमीटर होता है। तो फोटोस्पेक्ट्रोमीटर जब उसके ऊपर कोई लाइट गिरती है, जैसे ये लाइट है, तो फोटोस्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस है, जब ये लाइट गिरेगी उसके ऊपर से, तो वो उसको अलग अलग लाइंस में कन्वर्ट कर देगा, हर फ्रीक्वेंसी या हर लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो जितनी इसके अंदर वेवलेंथ होंगी लाइट के अंदर, वो वहां पे दिखने लगेंगी, हाँ भाई दिस लाइट कंट्रीब्यूट्स ऑफ 100 ऑफ फ्रीक्वेंसी, 100 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, 150 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, 10 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, वो पता चल जाती हैं। ठीक है, बट ये थोड़ा सा डिटेल में स्पेक्ट्रा फिर से वर्ड आया, तो स्पेक्ट्रा पढ़ लेंगे, डू नॉट वरी। ठीक है, पढ़ लेंगे हम, अब वापिस आएंगे। बट हाँ अभी अब लिमिटेशन है, तो मैं ये तो स्पेक्ट्रा पढ़ाने लग जाऊं, फिर ये डिरेल हो जाएगा सारा टॉपिक। ठीक है, तो स्पेक्ट्रा पे पढ़ लेंगे हम, फिर मैं आपको बताऊंगा अच्छा ये लिमिटेशन क्यों था, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। तो इतना समझ आया कि क्या क्या दिक्कत हुई रदरफोर्ड के साथ। न्यूक्लियस तो डिस्कवर कर लिया, बट न्यूक्लियस स्टेबल क्यों है वो नहीं बता पाया। दूसरा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर क्यों नहीं जा रहा है, ये नहीं समझा पाया। तीसरा, फोटोस्पेक्ट्रोमीटर पे लाइन स्पेक्ट्रा क्यों आ रहा है, वो भी नहीं समझा पाया था। 3 बातें नहीं बता पाया था। ठीक है, ये मेजर थी, और भी छिटपुट रहती हैं, बट बताया क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस ग्राफ इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। ये ग्राफ आपके एनसीईआरटी में है, और आप लोग इन्हीं चीजों को मिस कर देते हैं। फिर जब ये आता है ना कि रदरफोर्ड पे तो कोई न्यूमेरिकल था ही नहीं, ये इक्वेशन नहीं है एनसीईआरटी में, दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन का ग्राफ है। होता क्या, अगर आप ग्राफ प्लॉट करें, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स डिटेक्टेड, ठीक है, कितने पार्टिकल्स डिटेक्ट हुए, कौन सी, जो जेडएनएस की स्क्रीन थी। ठीक है, और ये स्कैटरिंग एंगल,
तो जब आप देखेंगे, जब छोटे स्कैटरिंग एंगल थे, जब स्कैटरिंग एंगल छोटा था 180 डिग्री तक हो सकता है, तो बहुत छोटे स्कैटरिंग एंगल थे तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड ज्यादा थे। मतलब बहुत जब स्कैटरिंग एंगल छोटा है तो नंबर उनका ज्यादा है, उन पार्टिकल का नंबर बहुत ज्यादा है। जैसे बोला ना 10,000 में से 8,000 ऐसे हैं जो कि बहुत कम डेविएट किए, तो कम डेविएशन वाले नंबर ज्यादा है। बट जैसे जैसे डेविएशन का अमाउंट बढ़ता रहेगा, मतलब जो जा रहे थे और डेविएट ज्यादा हो रहे थे, जो डेविएट ज्यादा हो रहे थे, तो जैसे जैसे डेविएशन का अमाउंट बढ़ता रहेगा नंबर भी वैसे का कम होता रहेगा। तो ये देखो ग्राफ नीचे आ रहा है, पूरे टाइम ग्राफ नीचे आ रहा है। ये आपका ग्राफ दिख रहा है आपको, ये ग्राफ नीचे आना शुरू कर दिया, ये जाएगा 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 इस तरीके से नीचे तक चला गया ये ग्राफ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बेसिकली आपको, इस तरीके से ग्राफ नीचे जाता हुआ लग रहा है आपको, अपीयर हो रहा है। तो ये है क्या, बहुत बहुत सिंपल सा ग्राफ है। किस चीज का है कि जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ेगा, जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ेगा ये वैल्यू कम होती रहेगी, ये वैल्यू कम होती रहेगी कोरस्पोंडिंग टू जितना जितना जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ रहा है ग्राफ नीचे जा रहा है, तो ये डायरेक्टली ही समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, बट ये इक्वेशन एक बहुत फेमस इक्वेशन है। इस इक्वेशन पूरा ग्राफ का इक्वेशन तो नहीं लिखा है, बट प्रोपोर्शनैलिटी है थीटा के साथ कैसे। तो साइन रेज टू पावर 4 थीटा बाय 2 वेयर थीटा इज व्हाट, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो कोसिकेंट पावर 4 थीटा बाय 2। थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल समझाया था ना भी, जिस एंगल से वो डेविएट करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रिलेशन पूछ लिया ना किसी तरह, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस, ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एंगल थीटा। तो दिस इक्वेशन इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। तो कोसिकेंट पावर 4 दिखे या साइन की पावर 4 दिखे बट डिनोमिनेटर में दिखे पर, ठीक है, तो दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, नॉट गिवन बियॉन्ड एनसीईआरटी है ये बेसिकली, नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जेई मेंस में पूछा जा चुका है रिसेंटली, ये सिंपल रिलेशन पूछा जा चुका है जेई मेंस के एग्जाम में। तो अगर इस तरीके से दे दे कि भाई 120 डिग्री पे इतने अल्फा पार्टिकल स्कैटर किए, नंबर दे दें यहाँ पे, तो पूछ लेंगे 60 डिग्री पे कितने करेंगे, 120 डिग्री पे इतने नंबर ऑफ पार्टिकल किए, 30 डिग्री पे कितने करेंगे, 60 डिग्री पे कितने करेंगे, फिर मुंह बन जाएगा, क्योंकि लेना तो बस रेशियो है। एक इक्वेशन लिखनी n1 साइन थीटा 1, n2 साइन थीटा 2 और रेशियो लेकर के आंसर आ जाएगा। बट रिलेशन ही नहीं पता होगा तो फिर आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, इसको चैलेंज करेंगे एनटीए में जाके, फिर कोई नहीं सुनने वाला आपकी। ठीक है, चले आगे बढ़े। तो ये था आपका रदरफोर्ड का ओवरऑल पिक्चर कि रदरफोर्ड ने भाई क्या क्या बोल के गए। चलिए फिर आए हमारे बोहर साहब। बोहर आए 1913 में अपना मॉडल लेकर के कि रदरफोर्ड भाई आपके मॉडल में कमियां हैं, ठीक है, और हम बताते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। बट रदरफोर्ड ने जो मॉडल रखा वो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए रखा। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब कि क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन लाइक का क्या मतलब है, इस वर्ड का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, कि सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, यहां पे इसका मतलब है कि वैलिडिटी फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। सर सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम कैसे होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो अरे 2 में से एक निकाल के आयन बना दो, 3 है तो 2 निकाल के आयन बना दो, तो एक ही रिवॉल्व करना चाहिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसके लिए इसका हाइपोथेसिस अपना ये लेकर के आए, बोहर अपने पोस्टुलेट्स लेकर के आए और उस पर इन्होंने बात करनी शुरू की। इन्होंने पहले अजम्पशन क्या रखा, फर्स्ट अजम्पशन क्या था इनके बात का, इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेबल ऑर्बिट। ठीक है, इसका मतलब आएगा, एक आपके पास देखो नए नए वर्ड आ रहे हैं, आपके पास पहला वर्ड आया स्टेबल ऑर्बिट, इसको समझेंगे थोड़ी देर में। तो द अट्रैक्टिव कूलम फोर्स एक्ट्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो हो क्या रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को देखो, एक इलेक्ट्रॉन है यहां न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है, इसका एटॉमिक नंबर सपोज है Z, इसका एटॉमिक नंबर है सपोज Z, तो मतलब Z क्या हो गया आपके, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये तो हो गया आपके Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। भाई प्रोटॉन्स का नंबर पता चला ना, अभी तो प्रोटॉन्स का नंबर पता चला, चार्ज कितना आया,
चार्ज कितना आया, न्यूक्लियस के अंदर हर प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, हर प्रोटॉन पे ई यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो चार्ज कितना आया, ई टाइम्स दिस इनटू ई, और इतना पॉजिटिव चार्ज आ गया न्यूक्लियस पे, ठीक है, और उधर इलेक्ट्रॉन पे ऊपर चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा। बट अट्रैक्ट करके क्या कर रहा है, जो भी इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एफ कूलम, ठीक है, जो भी आपका कूलम फोर्स लग रहा है एफ कूलम, तो ये जो भी कूलम फोर्स लग रहा है ये उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है सर, आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लगे और वो बस उसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करे, उसके मैग्नीट्यूड को अफेक्ट ना करे, ऐसी फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कूलम फोर्स इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ये आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, वो अपने आप में कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। हर फोर्स, कुछ फोर्सेस के कंपोनेंट अगर सेंटर की तरफ एक्ट कर रहे हैं तो दे मे प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू द बॉडी, दे कैन एक्ट like they are changing only the direction component of velocity, not the magnitude of velocity, ठीक है। तो is providing the necessary centripetal force, वो उसको बस centripetal force प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो सर अब होगी कितनी ये वैल्यू, अब F कूलम देख लो, F कूलम देख लो, अगर F जाएंगे आपको पता है कि सर कूलम फोर्स होती है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तो रेडियस है आपका R, यहां पे आपको रेडियस भी पता हुआ है, ये वाला रेडियस भी पता है, ठीक है। अब आप इसको लिखने जाएंगे तो आपको कूलम फोर्स कितना आएगा सर, के तो पता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और Q1 कितना है, एक है E या एक तो है जेडी और एक है E और फिर डिवाइड बाय में R स्क्वायर, तो कितना वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा और छोटा हो जाता हूं आपके लिए कि सर थोड़ा और छोटे हो जाइए, ठीक है, ऐसा देख लीजिए, अगर इस वे में देखेंगे तब आपको दिख जाएगा कि वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू आ गई KZE दिस इंटू दिस, ये वैल्यू दिख जाएगी पूरी की पूरी, ये टोटली देख लो, तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा, पहला रिलेशन इक्वेशन, एक रिलेशन मिल गया आपको कि अगर मैं उस वैल्यू को सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट कर दूं, आप उसको बस किसके इक्वल कर दो, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है mv²/r, ठीक है, उसको इक्वेट कर दो, और ये कौन सी है, ये है कूलम वाले, ठीक है। तो दिस कूलम फोर्स बिकम्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द बॉडी, तो कूलम फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल बन जा रही है, वही काफी है आपको इसको निकालने के लिए, ठीक है सर, मान ली आपकी बात। तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई जो कि ये यहां पर दिख रही है आपको, तो इस इक्वेशन को ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बेसिकली इंपॉर्टेंट इक्वेशन है तो याद रखना पड़ेगा आपको इसको। क्या इक्वेशन रहेगी, जेड कूलम फोर्स इक्वल टू mv²/r, वेयर जेड इज द एटॉमिक नंबर, m मास वेलोसिटी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। उसने बोल दिया पहला बात, बोहर ने इंट्रोड्यूस किया कि भाई मेरे इलेक्ट्रॉन ना ऑर्बिट में घूमेंगे और वो स्टेबल ऑर्बिट में घूमेंगे। देखो बात पर वही रह गई, अभी फिर भी वही रह गई कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट क्यों नहीं करेंगे, अगर रदरफोर्ड के इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहे थे तो आपके इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट क्यों नहीं करेंगे, ठीक है, समझ आया। तो इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो बोहर ने ना 3 पोस्टुलेट लेके आया, बोहर ने 3 बातें पहले ही रख ली। उसने बोला कि मेरे इलेक्ट्रॉन ना ऐसे ऑर्बिट में घूम रहे हैं जिनकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, मतलब देयर आर सम ऑर्बिट इनसाइड द एटम, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो ईएम वेव की थ्योरी को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। वो एनर्जी जो बात थी, जो कॉन्ट्रडिक्शन था, उसने बोल दिया कि बेसिकली ये एक्सेप्शन बन गया है। यहां पर इस ऑर्बिट के लिए, जिस ऑर्बिट में मेरे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वहां पे ईएम वेव की थ्योरी नहीं लगेगी, समझा। तो उसने पोस्टुलेट लेकर के आया। पहला पोस्टुलेट देखिए, पोस्टुलेट ऑफ बोहर, फर्स्ट पोस्टुलेट देखो। तो जो फर्स्ट पोस्टुलेट लेकर के आया, क्या बोला, ठीक है, इट स्टेट दैट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन अ सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट विदाउट द एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी।
कि इलेक्ट्रॉन जो है घूमेंगे बट वो एनर्जी एमिट नहीं करेंगे, बिकॉज वो स्टेबल एनर्जी के ऑर्बिट में ही घूम सकते हैं। ठीक है, और दिस थ्योरी, दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ इज इन कॉन्ट्राडिक्शन विद ईएम वेव थ्योरी, जो बोहर का कॉन्ट्राडिक्शन था। बट इसने अपना कॉन्ट्राडिक्शन को इस तरीके से हटाया कि मेरे ऑर्बिट पे वो थ्योरी एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत डिटेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे आपको, एकदम कि भाई क्रिस्प रहे चीजें आपके लिए। देखिए भाई क्या बोला उन्होंने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन इन कुछ भी ऑर्बिट्स में घूम रहा है, कुछ भी ऑर्बिट्स में, कुछ भी नहीं मतलब कि कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में घूम रहा है, तो वहां पर उसकी थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है, ये तो न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ घूम रहा है, वो घूम रहा है अपने इसमें। ठीक है, तो उसने इनको बोला कि ये जो चीजें हैं ना, ये जो चीजें हैं दे आर बेसिकली, उसने इनको नाम दिया स्टेशनरी ऑर्बिट्स, स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट, इसको उन्होंने के शेल बोल दिया बेसिकली, ये बेसिकली के शेल, के एल एम एन, इस तरीके से के एल एम, और इस तरीके से उसने दो चार को तो बोला के एल एम एन, फिर कहां तक बोलता। ठीक है, या फिर उसने इनको नंबर दे दिया कि उसने बोला कि दिस इज n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट, n इक्वल टू 2 सेकेंड ऑर्बिट, n इक्वल टू 3 थर्ड ऑर्बिट। तो उसने इनको नाम देना शुरू किया कि स्टेशनरी ऑर्बिट, और स्टेशनरी ऑर्बिट इस तरीके के थे। ठीक है, स्टेबल ऑर्बिट और स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेबल ऑर्बिट भी बोलते हैं या स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, जिनका एनर्जी वेयर इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट ईएम वेव। ठीक है, ईएम वेव्स, कि वो अपना कोई भी वेव्स नहीं निकाल रहे हैं, ईएम वेव नहीं रेडिएट कर रहे हैं, कोई एनर्जी लूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्बिट जहां पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पूरे टाइम कांस्टेंट रहे, वो वाले ऑर्बिट हैं इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऐसे ऑर्बिट को बोला गया स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, तो बोहर ने जो कॉन्ट्राडिक्शन थी उसी को अपना पोस्टुलेट बना दिया, बोला कि भाई हम ऐसी बात लेकर के आए हैं, अब क्या कर लोगे। ठीक है, आप यहां पे बैठेंगे और इस ऑर्बिट में घूमेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा बोहर का पोस्टुलेट लेकर के आए। दूसरा थोड़ा और कॉन्ट्राडिक्टरी सा लगा कि ऐसा कैसे हो गया। बोहर ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट वेयर द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। बाप रे बाप, ऐसा स्टेटमेंट लेकर के आगे कि जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा, भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसने बोला कि जिस भी ऑर्बिट में वो घूमे वहां पर उसकी टोटल एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का h/2 का ही मल्टीपल होगा, क्वांटाइज्ड होगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज। और उसने पूछा कि प्रूफ नहीं सर, प्रूफ नहीं है, बट ये वैलिड है। अगर आपको सारी कैलकुलेशन और ये सब देखें तो मेरे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए, और जो कि ये बाद में प्रूव भी हुआ और ये ठीक भी निकला। ठीक है, बट उसने थ्योरेटिकली पेज पे ये नंबर तक कैसे पहुंचा वो तो हमारे सिलेबस में नहीं है हमको पढ़ना, बट उसने बहुत बड़ी एक बात बोल दी कि हाँ भाई एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज मतलब समथिंग इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ समथिंग, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ समथिंग मतलब कि h/2 का इसने मल्टीपल रखा है यहां पर। तो उसने बोला कि एंगुलर मोमेंटम h/2π, h तो पता ही है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, दैट इज क्या बोहर का पोस्टुलेट था। बोहर के पोस्टुलेट को समराइज करूं तो उसने ये बोल दिया कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट, जो ऑर्बिट में घूम रहे, एनर्जी तो है ही कांस्टेंट, इन स्टेशनरी ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, एनर्जी उसकी एंगुलर मोमेंटम उसका क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ समथिंग, और समथिंग कौन है यहां पे h/2π। तो अगर मैं इसी इक्वेशन को इस तरीके से लिखूं तो आपको मिल जाएगा कि mvr शुड बी इक्वल टू nh/2π, यानी कि mvr जो आया आपका ना, वो आया आपका n टाइम्स ऑफ h/2π। ये बात उसने बोल दी। मास, ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट।
इलेक्ट्रॉन का रेडियस नहीं, ऑर्बिट का रेडियस है ये, ठीक है। तो ये बात आपकी आई दूसरी, और ये बात आपकी आई थी पहली, यहां से जो आया था ये बात आपकी आई थी पहली, ऊपर जो लिखी हुई है, और एक आई। तो हमको दो रिलेशन मिल गए किसके किसके बीच। देखो इसके अंदर भी क्या नहीं पता हमें, सर हमें रेडियस मास पता है, एन जो भी ऑर्बिट होगा पता है, h/2π कांस्टेंट है, तो वी आर नहीं पता है। वी और आर के बीच एक इक्वेशन, और यहां पर भी क्या हुआ, यहां पर भी क्या हुआ, ये पूरा टर्म पता है, ये पूरा टर्म पता है, एम पता है, आर आर एक कैंसिल हो जाएगा, बट एक आर तो बचेगा। एक रिलेशन यहां से आएगा, एक रिलेशन यहां से आएगा, ठीक है। ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन दोनों को फॉलो करके आप वेलोसिटी और रेडियस निकालने तक पहुंच जाओगे, ठीक है। वेलोसिटी और रेडियस निकालने तक दोनों को यूज करके पहुंच सकते हो आराम से, ठीक है। क्योंकि पहली इक्वेशन मैं दोबारा लिख दूं अगर यहां पे, तो आपके पास आएगा ZE²/4πε0, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, एक आर कैंसिल ही कर दे रहा हूँ मैं वहाँ पे, तो आपके पास बचेगा mv²/r, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा mv²/r, यहाँ पे आएगा ना r, एक r था एक r² था, तो इधर एक r बच जाएगा, mv²/r, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1। ये क्या थी, ऑलरेडी डिराइव्ड, लिख दो यहाँ पे, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 ऑलरेडी डिराइव्ड। अगर ऐसा लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख दो, ये तो ऑलरेडी डिराइव्ड पार्ट था ना, हमें अलग से थोड़ी ना कुछ किया इसमें, हमने बस आर को कैंसिल करके यहां ले आए। इन दोनों से क्या आ जाएगा, इन दोनों से आपके पास कितनी है, 2 इक्वेशन है एंड 2 अननोन्स, आपके पास 2 ही अननोन है, ठीक है। वेलोसिटी एंड व्हाट, 2 इक्वेशन 2 अननोन, वेलोसिटी भी अननोन है और रेडियस भी अननोन है, दोनों की वैल्यू निकल जाएंगी, ठीक है। आते हैं उस पे भी, निकालने के लिए आते हैं टर्म पे। पर थर्ड पोस्टुलेट देखो, बोहर ने एक और पोस्टुलेट दिया, उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट में जब घूमेगा तब तो कोई रेडिएशन या फोटोन नहीं निकलेंगे, बट अगर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को चेंज किया, मान लिया वो नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर गया या ऊपर वाले से नीचे में आया, तो बेसिकली हर बार जब ऊपर से नीचे आएगा तो वो फोटोन एमिट करेगा, और जब ऊपर जाना होगा वो तो फोटोन एब्जॉर्ब करके ही जाएगा क्योंकि एनर्जी बढ़ानी है। बट उसने नीचे आने की बात बोली कि इलेक्ट्रॉन माइट टेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट टू अनदर लोअर एनर्जी। बट जब भी वो ऐसा नीचे आने की कोशिश करेगा, अपने एनर्जी को कम करने की कोशिश करेगा, व्हेन इट डज सो a photon is emitted having energy equal to energy difference between the initial and final state, ठीक है। frequency of the emitted orbit is given by this value। बेसिकली थोड़ा सा अंग्रेजी को छोड़ो, ये समझो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। उसने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़ करके, ये कोई n2 है और यहाँ कोई n1 है, ठीक है, वो अगर हायर एनर्जी स्टेट को छोड़ करके नीचे आएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेगा, ऐसा कोई ट्रांजिशन करे, ठीक है, तो उसकी एनर्जी इस केस में क्या हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है। और एनर्जी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, कहाँ जाएगी वो, तो उसने बोला बोहर ने कि भाई ये जो है एनर्जी किस फॉर्म में निकल जाएगी, ये फोटोन की फॉर्म में निकल जाएगी। फोटोन गॉट एमिटेड, अंग्रेजी में यही लिखा हुआ, ऊपर पढ़ोगे तो आप समझ आ जाएगा कि जब भी वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट का ट्रांजिशन लेगा तो एनर्जी एमिट होगी, और वो एनर्जी एमिट फोटोन की फॉर्म में होगी, और फोटोन गॉट एमिटेड। और हर ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग एक फोटोन निकलेगा। ये नहीं कि एनर्जी निकली सर 10 जूल थी, 10 जूल में से 5 फोटोन निकल जाएंगे 2-2 जूल के, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 10 जूल की एनर्जी का डिफरेंस था, अगर ऊपर से नीचे आने में 10 जूल का एनर्जी डिक्रीज हुआ तो 10 जूल के कोरस्पॉन्डिंग ही फोटोन निकलेगा। ऐसा नहीं है कि 10 जूल में से 2-2 जूल के 5, मतलब कितने फोटोन एमिट होंगे, 1 फोटोन गॉट एमिटेड फॉर एवरी ट्रांजिशन, ठीक है। ये नहीं कि ज्यादा निकल जाएंगे क्या सर, थोड़ी थोड़ी एनर्जी लेके बहुत सारे 5 निकल जाएंगे, नहीं, एक ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही फोटोन निकलेगा, ठीक है। ये समझ आना चाहिए,
यही बोल के अभी तक अब आएंगे इनके भी कितने सर इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बेसिकली कोई एनर्जी निकलेगी तो बेसिकली एच न्यू निकल जाएगा। और ये भी बोला गया कि जो इसका एनर्जी होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन, इसके बाद अगर मैं लिखना चाहूँ एनर्जी ऑफ फोटोन को डिफाइन करना चाहूँ, देखिए आप बोलेंगे सर इसका एनर्जी कितना होगा, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा ई मतलब जितना एनर्जी गैप होगा, यानी कि E2 माइनस E1। और एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होती है, एच न्यू, तो कितना हो जाएगा ये E2 माइनस E1, जितना एनर्जी का गैप होगा। बेसिकली अब आपको क्या पता होना चाहिए, E2 और E1, तो ये निकल जाएगा, तो वो निकालना ईजी हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी फिर ये समझ आएगा कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, न्यू E2 माइनस E1 बाय, इसी से आया ये रिजल्ट इसी से आया है, E2 माइनस E1। सिंपल है, समझ आने में कोई दिक्कत यहां तक। तो बेसिकली बोहर ने 3 बातें बोली, फिर से एक बार जस्ट क्विक रिवीजन, कि भाई मेरे इलेक्ट्रॉन जो है स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमेंगे जहां पे उनकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, कोई रेडिएशन एमिट नहीं करेगा, मान ली सर, ओके। दूसरी बात, मेरे इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा और कंजर्व के साथ साथ क्वांटाइज्ड भी रहेगा। क्वांटाइज रहेगा मतलब वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n1, सेकंड ऑर्बिट के लिए n2, थर्ड ऑर्बिट के लिए n3, ठीक है। हर ऑर्बिट में उसके h/2π का मल्टीपल रहना है। और कौन सा मल्टीपल, जितना नंबर ऑफ जितना कौन सा nth ऑर्बिट है तो n। वहां से अब तक हमें 2 रिलेशन मिल चुके थे, एक आया L का और एक आया वो फोर्स वाला रिलेशन की, फोर्स इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। 2 इक्वेशन थे और 2 ही अननोन थे। अननोन क्या थे, वेलोसिटी और रेडियस। इन दोनों को सोल्व करके हम वेलोसिटी और रेडियस निकालने जाएंगे, अभी जाएंगे जस्ट रुको। फिर बीच में उसने थर्ड बात एक और बोल दी कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर फोटोन एमिट नहीं कर रहा है स्टेशनरी ऑर्बिट में जब तक घूमेगा, बट अगर उसने हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी का ट्रांजिशन जंप लिया, अगर मान लिया इलेक्ट्रॉन ऊपर था, फोर्थ में था, तो वो थर्ड में आना चाहे तो एक फोटोन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन फोर्थ से सेकंड में भी आ सकता है, फोर्थ से फर्स्ट में भी आ सकता है डायरेक्टली, बट हर एक ट्रांजिशन जो भी लेना चाहे वो उसकी मर्जी है, ठीक है, मर्जी है या नहीं मर्जी है जो भी लीजिए, बट हर ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग एक फोटोन निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। इतनी बातें बोल के बोहर ने अपने 3 पोस्टुलेट रख दिए, ठीक है। और पोस्टुलेट क्या होते हैं, पोस्टुलेट लॉ नहीं होते हैं, बेसिकली स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि थ्योरेटिकली एनालाइज करके लिखी गई हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, काफी देर से हम थ्योरी हो गया था। अमंग द फॉलोइंग फॉर विच ऑफ द बोहर मॉडल इज नॉट वैलिड, किसके लिए बोहर का मॉडल वैलिड नहीं है, किसके लिए वैलिड नहीं, हाइड्रोजन एटम के लिए सिंगल आयनाइज्ड ड्यूट्रॉन, सिंगल आयनाइज्ड नियोन, बताओ। ड्यूट्रॉन एटम, सिंगली आयनाइज्ड हीलियम He पॉजिटिव, Ne पॉजिटिव, नियोन तो बहुत ऊपर होता है ना, तो इसके लिए वैलिड नहीं है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो ये आंसर सिंपल आ जाएगा, इसके लिए नॉट वैलिड, ठीक है। क्योंकि ये नॉट वर्ड को भी तो देखना है, नॉट वैलिड है तो इसके लिए नहीं होगा, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब अगर हम जाएं उनके कैलकुलेशन में, तो मैंने अभी आपको 2 इक्वेशन दे भी दिए थे, वैसे तो कहाँ लिखे थे, ये लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो बेसिकली इन्हीं दोनों से आप उनको सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेशन को यहीं पे ले आते हैं उनको, ठीक है सर, ठीक लग रहे हैं। और रुक जाइए, आप क्या करो इसको, ये तो 1, इसको 3 बोल दें, फिर ये आया फ्रॉम 1, ठीक है। इसको ऊपर लिख लीजिए, इसको नीचे। अब इसको बेसिकली सॉल्व करना है अब इन दोनों को, फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2। ये है फोर्थ इक्वेशन और ये है एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करिए, सॉल्व दिस टू गेट R एंड V। तो nth ऑर्बिट का n है ना, क्योंकि n चल नहीं रहा है, nth ऑर्बिट का रेडियस और nth ऑर्बिट की वेलोसिटी यहीं से आ जाएगी आपके पास डायरेक्टली। अगर आप बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको nth ऑर्बिट का रेडियस, nth ऑर्बिट की वेलोसिटी आ जाएगी। कैसे सॉल्व करेंगे सर, सॉल्व करना भी आसान सा है। आप क्या करिए, सिंपल देखिए यहाँ पे, अगर आपको वेलोसिटी तो निकालनी है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा रिमोडिफाई करके लिख लो, जेड ई स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक उधर ले जाओ mvr और एक v को बाहर लिख लो, ऐसे लिख सकता हूँ, mv स्क्वायर था ना, एक v को बाहर लिख लिया और एक r को उधर ले गया,
ठीक है, बट इसकी वैल्यू तो अब हमें पता ही है ना, तो हमारे पास है जेड ई स्क्वेयर बाई 4πε0। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करने जा रहे हैं हम यहाँ पे। जेड ई स्क्वेयर बाई 4π, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे आप एम वी आर की, तो एन एच बाई 2π, तो वेलोसिटी आ गया। वेलोसिटी ही अननोन बच गया इसके अंदर, देख लो वेलोसिटी ही अननोन बच गया, तो वेलोसिटी को आप सोल्व करके निकाल दीजिए। वेलोसिटी तो आ ही गया, वेलोसिटी तो आ ही गया। वेलोसिटी कितना, देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, 2 भी बचेगा। तो अब आपके पास एक छोटा सा रिलेशन आ जाएगा, वेलोसिटी कितना, जेड बेसिकली ऊपर देख लीजिए ई स्क्वायर बचेगा इधर, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे बचेगा n, फिर आएगा मेरे पास एप्सिलॉन नॉट, फिर एक आएगा h और z भी आएगा इधर। ये इस तरीके का कुछ रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, और इसको किसी इक्वेशन में फिर से पुट कर दो, जैसे इसको यहाँ पुट कर दो तो रेडियस भी आ जाएगा, इसको कहीं पे यूज कर लो तो रेडियस भी आ जाएगा। बेसिकली मैं जस्ट आपको थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश कर रहा था कि कैसे वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो रेडियस की वैल्यू क्या आती है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, देखो वेलोसिटी का तो ये निकाला ही हमने, ये जो निकला है ये अभी हमने डिराइव करके दिखाया, अभी जस्ट गोट डिराइव्ड। क्या सर ये याद रखने हैं, और रेडियस अगर उसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो रेडियस की भी वैल्यू आ जाएगी। तो आप रेडियस को जब निकालने जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट जेड पाई एम ई स्क्वायर। ठीक है, अब आपको देखो किस किस की वैल्यू पता है। सर हमको n को छोड़ दो, z को छोड़ दो, h पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है, पाई पता है, m पता है, e पता है, सबकी वैल्यू पुट कर दी, और आपको रेडियस का एक इक्वेशन ही मिल गया, जिसमें क्या है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ये थर्ड इक्वेशन बोल देते हैं इसको। ठीक है, ये याद रखना है। सर कौन सा याद रखना है हमें, ठीक है, कौन सा याद रखना है, रिमेंबर दिस, यू नीड टू रिमेंबर दिस वन, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, आपको ये याद रखना है पॉइंट से। और ये रेडियस किसके अंदर है, आंगस्टम। 1 आंगस्टम कितना होता है, 1 आंगस्टम इज 10⁻⁻10 मीटर। तो देखो कितने छोटे ऑर्बिट के रेडियस हैं, 10⁻³ के। ठीक है, और दूसरी बात क्या याद रखनी है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कि r जो है प्रोपोर्शनल किसके, n के तो स्क्वायर के और z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। क्योंकि कई बार ना ऐसा बोल देंगे, अगर इलेक्ट्रॉन का मास डबल होता, हाइपोथेटिकली क्रिएट कर देंगे, अगर मास डबल होता तो क्या रेडियस बड़ा होता या छोटा होता। अगर इलेक्ट्रॉन के मास को डबल कर दिया जाए तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हाफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है, दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है। और एक होता है बोहर रेडियस, एक वर्ड आता है बोहर्स रेडियस। बोहर्स रेडियस किस चीज को बोलते हैं, सुना भी होगा आपने, केमिस्ट्री में सारा का सारा रिपीटेड है। ठीक है, तो बोहर रेडियस किस चीज को बोलते हैं, बोहर रेडियस हम बोलते हैं हाइड्रोजन के Z1 हो और N1 हो, फॉर Z = 1 एंड N = 1, मतलब हाइड्रोजन के एटम का ग्राउंड स्टेट का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। ठीक है, यानी कि रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ऊपर वाले फॉर्मूला में पुट करूं तो जो बोहर रेडियस का फॉर्मूला, बोहर रेडियस को R0 से डिनोट करते हैं। इस फॉर्मूला में n को 1 पुट कर दीजिए और z को भी 1 पुट कर दीजिए। यहां पे z को और n को दोनों को 1 पुट करेंगे तो आपको जो आंसर मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है जी आंसर, आपको जो इस केस में आंसर मिलने वाला है वो आपका सिंप्लीफाई होकर के कितना आ जाएगा, 0.53 आंगस्टम। और वैसे एक्चुअली ये वैल्यू 0.529 होती है, तो थोड़ी अप्रोक्सीमेट करके लिख दी गई है, 0.53 आंगस्टम। डायरेक्टली भी पूछी जा सकती है, तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस वैल्यू कि बोहर रेडियस कितना होता है, 0.53 आंगस्टम। ठीक है, इसी से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, यही वैल्यू। देखो ये जो है ना, ये नहीं याद रखनी, ये वाली याद रखनी है। ठीक है, रिमेंबर दिस वन, रिमेंबर दिस थिंग। तो इसको याद रखना आपको पूरी चीजों को उसको लेना नहीं है कि आपको सर सारी की सारी चीजें याद रखें, क्या नहीं सर, रिमेंबर दिस ओनली। ठीक है, कितना है
2 वो सारी वैल्यू की वैल्यू पुट करके, मतलब सारी वैल्यूज की वैल्यू पुट करके आई है। जेड को छोड़ दो, एन को छोड़ दो, ई स्क्वायर 2h एप्सिलॉन नॉट सबकी वैल्यू पुट कर दी तो आंसर कितना है 2.19 इंटू 10⁻6। देखो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 10⁻8, तो उससे थोड़ा सा कम है, बट बहुत फास्ट स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इलेक्ट्रॉन के अपने ऑर्बिट में, ठीक है। और एक रिलेशन जो ये याद रखना है, ये वाला रिलेशन बेसिकली वेलोसिटी nth ऑर्बिट में किसके, जेड के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो रिमेंबर दिस थिंग एंड दिस थिंग, ये दोनों चीजों को याद रखना आपको। ये आपके पास आ गई nth ऑर्बिट का वेलोसिटी, ठीक है। इतना आपको लेकर के चलना ही चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, फ्रीक्वेंसी, कुछ लोग पूछते हैं फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी, अरे भाई जब टाइम पीरियड को देखो, टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड होगा एक रेवोल्यूशन का टाइम। एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr, 2πr डिवाइड बाय में वेलोसिटी, 2πr डिवाइड बाय में वेलोसिटी। क्या हमको r भी पता है? यस सर वी नो दिस थिंग, ये पता है। वेलोसिटी पता है? यस सर ये पता है, ठीक है। तो हमको पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, फ्रीक्वेंसी सर होता है 1 टाइम पीरियड, यानी कि v अपॉन में 2πr, तो ये भी आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी भी उल्टा कर देंगे जो फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू पता है हमको। तो जब वैल्यू पुट करने के बाद देखो v अपॉन 2πr, तो आपको वैल्यू मिलती है ये, आपको वैल्यू मिलती है ये। क्या सर ये इतनी डरावनी वैल्यू याद रखनी है? नहीं सर, इसको याद रखोगे तो बहुत मेहनत लग जाएगी, याद नहीं रखनी है, ये बड़ी बड़ी वैल्यू नहीं याद रखनी है। आपको इसके अंदर ये प्रोपोर्शनैलिटी याद रखनी है, ठीक है। आपको इसके अंदर ये प्रोपोर्शनैलिटी याद रखनी है, जो कि मैं दोबारा नीचे लिख देता हूं, ठीक है। आपको जो प्रोपोर्शनैलिटी याद रखनी है कि जो फ्रीक्वेंसी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड का स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन का क्यूब। क्योंकि ऐसा आएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि इफ हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड विद लिथियम देन व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी इन थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। थर्ड ऑर्बिट में, या फिर ऐसा बोल देंगे हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट का, हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट का और हीलियम पॉजिटिव के सिक्स्थ ऑर्बिट के फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होगा। तो आपको दोनों के जेड भी पता है और दोनों के एन भी बता दिए गए हैं, तो रेशियो आ जाएगी यहां से, ठीक है। तो पूरा याद रखने की उतनी जरूरत नहीं होती एग्जाम के लिए, हमें बस ये, तो मैंने आपको देखो डेरिवेशन के साथ जा रहा हूं मैं आपको, पहले कहां से ओरिजिनल रिजल्ट आए, क्यों आए, कैसे कैसे, कुछ बोले गए, कुछ माने गए या कुछ प्रूफ दिए गए, इस तरीके से। फिर उनसे रिजल्ट निकाले गए वेलोसिटी का, रेडियस का, और उनके अंदर भी क्या क्या याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट इज प्रोपोर्शनैलिटी। यहां पे भी क्या प्रोपोर्शनैलिटी था, आर एन जो है इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर और डिवाइडेड बाय में जेड। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाकी भूल भी जाओ, ये एन स्क्वायर बाय जेड मत भूल जाना, क्योंकि ज्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चन यहीं से आए, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है, बहुत कुछ देख लिया। वैसे तो हमने देख लिया मॉडल के क्या क्या कमियां थी, कैसे कैसे दूर कर रहे थे, क्या क्या डिबेट चल रहा था, थियोरेटिकल डिबेट। और फिर उसके बाद वेलोसिटी क्या था, रेडियस क्या था, बोहर के जो बोहर ने सिंगल इलेक्ट्रॉन का मॉडल जो प्रपोज किया था, ये सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए वैलिड है। उसमें रेडियस, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी तीनों के फॉर्मूला और तीनों के रिलेशन और जो जो चीजें याद रखनी है वो भी हाईलाइटेड कर दी गई हैं आपके लिए, ठीक है। तो अभी मतलब अभी ऐसे चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर तो जाएगा ही, बात दूर तक जाएगी, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर बीइंग कवर्ड, ठीक है। अभी हमको एनर्जी के टर्म में जाना है, फोटोन की कितने एनर्जी का निकलेगा वो सब करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और अब बारी आती है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की, कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, कि इलेक्ट्रॉन की सर एनर्जी कितनी होगी। ये तो हमने देख लिया, बाकी चीजें तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे चलते हैं, एनर्जी कितनी होगी। तो अगर एनर्जी के बारे में बोलने लगूं, एनर्जी, तो एनर्जी देखो इलेक्ट्रॉन की किस किस टाइप की होगी। एक तो उसका होगा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का। क्यों होगा पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि चार्ज है इलेक्ट्रॉन चार्ज है, यहाँ पे न्यूक्लियस पे कुछ चार्ज है प्लस का, कितना प्लस जेडी, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है नेगेटिव चार्ज, और इनके बीच में कुछ रेडियस होगा उस ऑर्बिट का, जो भी होगा। तो इलेक्ट्रॉन का एक पोटेंशियल एनर्जी होगा।
और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमको पहले से ही पता है, इलेक्ट्रोस्टैट से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बेसिक फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 डिवाइड बाय में R। बहुत ही सिंपल सा है, तो इसी से ही आ जाएगा। आप बस वैल्यू पुट करिए, आप वैल्यू पुट करो K को K रहने दो अभी, Q1 की वैल्यू पुट करो ZE, Q2 की वैल्यू पुट करो -E। देखो जब एनर्जी लिखते हैं तो आपको साइन के साथ चार्ज का वैल्यू पुट करना पड़ता है, ये हमने पढ़ रखा है, डिवाइड बाय में R। तो वैल्यू आ गई ना डायरेक्टली, यहाँ से डायरेक्टली ही वैल्यू आ गई U का वैल्यू देखिए कितना आ गया। तो आप बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Z में ऊपर में आएगा ZE² माइनस और R। सिंपल, इतना सा वैल्यू आ गया। माइनस के साथ लिखेंगे तो ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू। ठीक है, R का वैल्यू अगर इसमें और R का भी सर वैल्यू पुट कर दें, R का वैल्यू पुट कर देंगे तो सारा ही गेम खत्म हो गया। R का वैल्यू पुट कर देंगे तो सारा ही गेम खत्म है, ये भी पता ही है हमें। ठीक है, और दूसरा होता है आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? हाफ m वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, यही होता है, ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और इसमें भी हमको v का वैल्यू पता है, तो ये भी वैल्यू पता चल गई, ये भी वैल्यू पता चल गई दोनों, और r और v हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए हैं। दोनों की वैल्यू पुट कर दूं तो दोनों डिटेल्ड में फॉर्मूला आ जाएंगे, बट वो डिटेल्ड वाले फॉर्मूला में हमें बहुत इन डेप्थ नहीं जाना है। ठीक है, अब तो बस वैल्यू पुट करनी बची है। अगर आप r की वैल्यू यहां पे और वेलोसिटी की वैल्यू यहां पे पुट कर दें तो आपको कुछ ऐसे बहुत गंदे डरावने से फॉर्मूला मिलने लगेंगे। देखो मैंने ये फॉर्मूला डिराइव किया, ऊपर ये लिखा भी हमने, ये अभी अभी लिखा था कि ये कैसे आया। ठीक है, और फिर अगर उसके अंदर वैल्यू पुट कर दो तो ये भी वैल्यू आ जाएगी आपकी। ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, m e⁴ z के स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट E² h² n²। ठीक है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था फॉर्मूला, इसको चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं थोड़ा थोड़ा। और अगर ऐसे ही वेलोसिटी की वैल्यू को पुट कर दूं तो आपका एक और खतरनाक सा फॉर्मूला आ जाएगा, जो कि ऐसा कुछ होगा, m⁴ z², देख लो इसमें भी m⁴ z² 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n² z²। और यहां पे दिख रहा है बहुत सारे टर्म तो कॉमन ही है, ये सारे टर्म तो कॉमन ही दिख रहे हैं, ये यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां बस 1/8 है, यहां 1/4 है। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म हाफ लग रहा है। तो अगर आप इन दोनों के रिलेशन देखो, इन दोनों के रिलेशन को देखो मैं, ये कैसे होंगे, इन दोनों में रिलेशन आएगा कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, हाफ या डबल, हाफ मैग्नीट्यूड वाइज। और साइन वाइज तो क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो आपको एक नेगेटिव साइन भी लगाना पड़ेगा। तो इतना वैल्यू होता है। काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल खुद ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और डिवाइड बाय 2 का भी टर्म आ रहा है। दोनों का रेशियो देके देख लो, आपको खुद ही दिख जाएगा ये टर्म। ठीक है, एक रिलेशन ये। अब टोटल एनर्जी इन दोनों का सम है, टोटल एनर्जी इन दोनों का सम आएगा, इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी इतना आएगा। तो इलेक्ट्रॉन के टोटल एनर्जी का जो वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन के टोटल एनर्जी का जो वैल्यू है, जो आपका इंपॉर्टेंट टेक अवे है, दैट इज दिस वन। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ये फॉर्मूला आपको एकदम टिप्स पे चाहिए। मैंने उसको कट डाउन करके इस तरीके में लिख दिया। तो दिस इज योर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये टोटल एनर्जी है। ठीक है, पोटेंशियल पूछे या नहीं पूछे, टोटल तो पक्का ही पूछेगा। ठीक है, टोटल पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्योंकि आपका फोटोन एमिशन ये सब सारे क्वेश्चन टोटल एनर्जी से होते हैं। और ये टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और 1 इलेक्ट्रॉन कितना वोल्ट होता है सर? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी पता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। बट आपको उसी फॉर्म में याद रखिए, कोई ऐसा जरूरत नहीं। और इसके अंदर भी एक z² और n² का टर्म आ रहा है, तो प्रोपोर्शनैलिटी भी ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोपोर्शनैलिटी किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, z²/n²। z ऊपर है, n² नीचे है। और मास के प्रोपोर्शनैलिटी कैसा है, मास का टर्म ऊपर ही आता है, फॉर्मूला में यहां पे दिख रहा है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोपोर्शनैलिटी याद रखना। तो और ओवरऑल अगर इसको भी देखो तो ये दोनों तो एक दूसरे के क्या लग रहे हैं, सिर्फ नेगेटिव साइन में अपोजिट है। तो ओवरऑल एक आपको रिजल्ट ये भी मिल जाएगा, ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है कि एनर्जी जो है
टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव है, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव का हाफ है। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया आपके लिए, समझ लो। टोटल एनर्जी नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी आया, क्योंकि ऐड करके देखा तो ऐसा मिला, और फिर उसको देखा इसके साथ इसका रिलेशन देखा गया, इसके साथ इसका रिलेशन देखा गया, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को, तो लगा कि ये तो हाफ ही है ना, इसका हाफ कर दोगे तो ये आ जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है। मैग्नीट्यूड वाइज नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, मैं साइन वाइन के साथ लेके चल रहा हूं, साइन वाइन सारे कंक्लूड आ गए, बेसिकली इतना है। ठीक है, अब आपको लगेगा सर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, टोटल पोटेंशियल का हाफ कैसे हो सकता है? अरे टोटल बड़ी है ना, टोटल मैग्नीट्यूड वाइज बड़ी है। जैसे -4 है, -4 का हाफ कितना हो गया? -4 का हाफ तो -2 हो गया। अब -4 का हाफ -2 है, तो बड़ा कौन सा है? तो आप बोलेंगे -2 बड़ा है, तो वैसा ही कुछ बोलने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे भी कि टोटल एनर्जी है तो बड़ी, बट वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ भी आ रही है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, और नेगेटिव का हाफ जब करोगे तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी हो जाती है, यही बोलना चाह रहे हैं। तो अगर मैं टेक अवे बोलूं तो ओवरऑल टेक अवे ले लीजिए आप। ओवरऑल टेक अवे जो इसमें आपको याद रखना है, बेसिकली जो nth ऑर्बिट का जो एनर्जी है वो है -13.6 Z²/n², इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही याद रखें क्या सर? यस, मोस्टली आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही वैल्यू दी होती है क्वेश्चंस के अंदर भी, तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही प्रेफर है याद करना। और दूसरा आप याद रखिए ये प्रोपोर्शनैलिटी, कि Z² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और ओवरऑल En कैसा है? En कैसा है? नेगेटिव है। टोटल एनर्जी नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट इन द सिस्टम। अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव रहती है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस आर बेसिकली डोमिनेट कर रही हैं सिस्टम के अंदर से। ठीक है, ये आपने कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में भी पढ़ के लिंकेज से समझ आ जाता आपको। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन आया आपके पास। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब बताइए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, पहले तो ग्राउंड स्टेट देखो क्या होता है। ग्राउंड स्टेट सबसे नीचे वाली स्टेट होती है। ग्राउंड स्टेट होती है n = 1, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन सबसे पास में है किसके? न्यूक्लियस के। ठीक है, और उसके जस्ट ऊपर वाले n = 2 को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो ये याद रखना, कई बार उल्टा सीधा एक्साइटेड स्टेट के टर्म में बोलेंगे। सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? n = 3। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट n = 5। फोर्थ एक्साइटेड मतलब ग्राउंड से 4 ऊपर। ठीक है, तो अगर आप इसकी एनर्जी देखने जाएं तो बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है? E2 पूछ रहा है। E2 पूछने जाएंगे तो 13.6, Z कितना? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए तो 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय में n = 2, तो 2 का क्या आएगा? स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा वैल्यू? ये अराउंड और इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 13/4 आई गेस 3 से थोड़ा बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से आप एनर्जी के छुटकू मुटकू, ये सब एकदम बेसिक है, इतने सिंपल भी नहीं आएंगे आपके पास। समझा? चलिए आगे देखें अगला। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है हमारे पास फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन। जो फोटोन एमिट होगा, सर फोटोन कब एमिट होगा? जब भी लिखा था, कब एमिट होगा? द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फॉर्म व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिटल स्टेट टू लोअर ऑर्बिटल स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली से नीचे वाली स्टेट में आएगा तब निकलेगा फोटोन। ठीक है, तो उसकी फोटोन की फ्रीक्वेंसी देखते हैं कितनी आएगी। तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी अभी हमने वैसे बता भी दी थी पीछे, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। आप इसको n फाइनल लिख लो, इसको फाइनल से n नहीं ऐसा मत करिए, फिर n2 n1 ही रख दें। n2 हायर के लिए यूज हो रहा है, n1 इनिशियल लोअर के लिए यूज हो रहा है, इस तरीके से रख लीजिए। प्लस इलेक्ट्रॉन ने ऊपर से नीचे जंप करेगा तो फोटोन निकलेगा। तो ये फोटोन की जो एनर्जी होगी, जितना यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी का जो गैप होगा, तो वही फोटोन का एनर्जी होगा। फोटोन का जो एनर्जी होगा वो डेल्टा E के बराबर होगा। और फोटोन का एनर्जी हमें प्लैंक्स थ्योरी से पता है कि h न्यू होता है, और ये कितना होता है? E2 - E1। तो न्यू कितना हो जाएगा फ्रीक्वेंसी? E2 - E1/h। ठीक है, कई बार पूछते हैं लेमडा कितना हो जाएगा,
तो इसी को भी आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। कुछ लोग लैम्डा पूछने लग जाते हैं, देखिए थोड़ा सा ध्यान से। अब अगर आप लैम्डा के लिए जाएंगे तो लैम्डा भी निकाल सकते हो, लैम्डा भी निकाल सकते हो, और करके आप लिख लीजिए। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू डेल्टा ई, डेल्टा ई। तो लैम्डा आ जाएगा आपका कितना, एच सी बाई डेल्टा ई। आप ऐसे भी लैम्डा के लिए भी जा सकते हैं। तो बेसिकली चॉइस इज योर्स। आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा है, वेवलेंथ पूछी है, तो जो भी पूछा हो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अटेम्प्ट ले लीजिए। आपको न्यू पूछा फ्रीक्वेंसी E2 माइनस E1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ठीक है दिक्कत। और अगर मान लिया वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला, तो वो एक मैंने आपको डुअल नेचर में शॉर्टकट बताया था आंगस्टम वाला, कि अगर 12,400 आंगस्टम लिख दें इसको, ये वैल्यू कितनी हो जाती है 12,400 अगर लैम्डा आंगस्टम में, और वैल्यू एनर्जी का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हो। ठीक है, तो एक चीज ये, तो जब एक चीज ये रहेगी, और थोड़ा सा और देखिए, एक पेज ऐड करते हैं। बट जब एनर्जी लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी लेके जाना है, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी जा रहा है, हायर स्टेट, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी स्टेट मूवमेंट होगा। अगर आप इस तरीके से मूवमेंट कराना चाहते हैं, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, आप सोच रहे हैं कि सर अगर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना है, एक्साइट कराना है, एक्साइट कराने का मतलब है कि उसको अपनी लोअर एनर्जी स्टेट से, लोअर एनर्जी स्टेट से ऊपर वाली एनर्जी यहाँ पे जंप कराना है, तो इस केस में उल्टा होगा, उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। दिस टाइम पे यहाँ पे फोटोन क्या होगा, इस टाइम पे फोटोन गॉट एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, और वैल्यू तो वही रहेगी, फोटोन कितना एनर्जी एच न्यू है, और वो डेल्टा ई के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक का फिर से एनर्जी का डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा ई। बट इस बार दिमाग में जो प्रोसेस है वो उल्टा है। इस बार कितना होगा, जो डेल्टा ई होगा वो इनकमिंग फोटोन की एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। रिलेशन तो अभी भी वही है, रिलेशन तो अभी भी वही है, बट इस बार फोटोन एब्जॉर्ब होगा बट ऊपर जाएगा। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है, कब फोटोन एमिट होगा और कब फोटोन एब्जॉर्ब होगा, ये दोनों के दोनों तरीके पता होने चाहिए आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करते हैं कि एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होते हैं। बेसिकली जो डिफरेंट एनर्जी के लेवल्स थे, जो भी हमने फॉर्मूला देखा है, कौन सा फॉर्मूला देखा है, अभी देखा ना, एनर्जी का जो फॉर्मूला देखा, -13.6 हाइड्रोजन एटम है, तो जेड तो 1 ही पुट कर दो, और डिवाइड बाय में जेड कितना हो जाएगा, यहाँ पे जेड हो जाएगा 1, तो उसको तो रहने ही दो, और डिवाइड बाय में डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा n का स्क्वायर, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएं, उसका मतलब होता है कि डिफरेंट लेवल्स को एनर्जी के साथ टैगिंग कर दो बस। ठीक है, और डिफरेंस दिखाना है तो वो भी दिखा दो, वेरिएशन दिखा दो, किधर एनर्जी बढ़ रही है किधर एनर्जी कम हो रही है। तो कुछ इस तरीके का बढ़िया सा डायग्राम आता है। ठीक है, इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या बता रहा है आपको, ये बेसिकली डिफरेंट जो शेल हैं, डिफरेंट जो ऑर्बिट्स हैं, उनकी एनर्जी का डायग्राम है। ऊपर जाते जाते एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये जो आपको ये साइड जो दिखाई दे रही है, ये साइड जो है ये आपको एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एनर्जी बेसिकली एनर्जी एक्सिस है, दिस एक्सिस इज योर एनर्जी एक्सिस। तो एनर्जी ऊपर जाते जाते बढ़ रही है। सर बढ़ कैसे रही है, बढ़ यहां से रही है, देखो पहले शेल की एनर्जी हाइड्रोजन के लिए अगर ये डायग्राम है, ठीक है, किसके लिए डायग्राम बना है, हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल डायग्राम में पहले शेल की एनर्जी -13.6 है, दूसरे शेल की एनर्जी -3.4 है। ठीक है, कहां से आ रही है ये सारी की सारी वैल्यू, इसमें जो डिफरेंट अगर आप वैल्यूज पुट करते रहोगे, देखिए अगर आप इसमें डिफरेंट वैल्यूज पुट करते रहोगे, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय में n का स्क्वायर, तो ये आपका एनर्जी का वैल्यू था। ठीक है, इसमें आप डिफरेंट वैल्यू पुट करते रहो तो आपको वैल्यूज मिलती रहेंगी। n = 1 के लिए 13.6, n = 2 के लिए अलग वैल्यू मिल जाएगा, n = 3 के लिए अलग वैल्यू मिल जाएगा। तो आपको ये वैल्यू वहीं से मिल रही है, तो थर्ड शेल की, फोर्थ शेल की, फिफ्थ शेल की। और मैं ये रिकमेंड भी करूंगा, ठीक है, ये रिकमेंडेशन है कि आप ये 3-4 वैल्यू को तो याद ही रखें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एटलीस्ट दिस वैल्यू। ठीक है, 3-4 वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, ये 3-4 का तो रट्टा ही लगा लीजिए। रट्टा मतलब कि समझ करके ही लगाया है, क्योंकि डेरिवेशन क्या है, n है। अब याद रखने से क्वेश्चन में कई बार हेल्प मिल जाती है डायरेक्टली। ठीक है, और दूसरा चीज क्या दिखेगा, ऊपर जाते जाते अब एनर्जी बढ़ रही है। सर बढ़ थोड़ी रही है, वैल्यू तो कम हो रही है, वैल्यू नेगेटिव में कम हो रही है ना,
तो नेगेटिव में -2 और -4 कौन सा बड़ा होगा? तो आप बोलेंगे सर -2 बड़ा नंबर होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड किसका बड़ा होगा? 4 का, -4 का मैग्नीट्यूड 4 होगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज नहीं जा रहा हूं, वैल्यू वाइज जा रहा हूं। तो वैल्यू वाइज नेगेटिव में अगर आप 0 की तरफ आ रहे हो तो आपकी वैल्यू बढ़ रही है, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? सबसे बड़ी वैल्यू ये 0 होगी। तो हाईएस्ट एनर्जी कहां पर होगी इलेक्ट्रॉन का? जब वो बहुत बाहर आ जाएगा, टोटल एनर्जी का वैल्यू है, ठीक है। और टोटल एनर्जी नेगेटिव होने का क्या मतलब है? नेगेटिव होने का मतलब है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग इन द सिस्टम। ये आपने केमिस्ट्री में भी केमिकल बॉन्डिंग ये सब चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है, कि एनर्जी नेगेटिव होने का क्या मतलब होता है। अब अगर टोटल एनर्जी का देखें इसमें, सर हमें और क्या जानना है इसके अंदर? इसके अंदर जानना है बेसिकली ये जो इसका गैप क्या है? इस चीज को बोलते हैं एनर्जी गैप, यानी कि डेल्टा ई। ये है आपका एनर्जी का गैप, ठीक है। E2 माइनस E1, दिस इज नथिंग बट E2 माइनस E1। सर ये गैप क्या बता रहा है हमको? गैप ये बता रहा है कि अगर फर्स्ट ग्राउंड स्टेट से अगर आपको सेकंड स्टेट पे जाना है, ग्राउंड से सेकंड पे जाना है, तो सेकंड पे जाने के लिए आपको जो एनर्जी फोटोन की देनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब होगा फोटोन, क्योंकि तभी तो एक्साइट होगा चीज इलेक्ट्रॉन। तो फोटोन जो आएगा वो एटलीस्ट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का होना चाहिए, तब वो एक्साइट हो सकता है। और दूसरा रिवर्स में, तो यहां तो एक्साइट होने के लिए ऊपर भेजना है तो इतने फोटोन आना चाहिए, बट अगर अगर इलेक्ट्रॉन नीचे जंप कर रहा है तो डी एक्साइट हो रहा है, ग्राउंड स्टेट में वापिस आ रहा है, तो इसी एनर्जी का फोटोन फिर रिलीज भी होगा, ये बताया जा रहा है। क्योंकि हमने देख लिया है कि जो एनर्जी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है फोटोन का एच न्यू, वो कितना होता है? डेल्टा ई। एच न्यू का जो एनर्जी है फोटोन का वो कितना होता है? जितना एनर्जी का गैप होता है, ये हम पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो इस वैल्यू को भी याद तो नहीं रखना है, क्योंकि अगर ये याद रख लेंगे, यही याद रख लेंगे तो गैप तो हम निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो गैप कई बार इस तरीके से पूछ ले जाते हैं कि फोर्थ शेल से यहां पे जंप किया, फोर्थ से यहां पे जंप किया, फोर्थ से यहां जंप करने पे कितना एनर्जी का फोटोन निकला, कितना लैम्डा का फोटोन निकला। तो आप सीधा अगर एनर्जी गैप पता होगा तो उसको एच न्यू या फिर एच सी बाई लैम्डा लिख के डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। एक चीज तो ये। दूसरी चीज अगर इसी में आए, ऊपर जाते जाते पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव टर्म, और अभी हमने रिलेशन भी देखा था, हमने थोड़ी देर पहले एनर्जी का एक रिलेशन देखा था जिसमें ये रिलेशन था। ये रिलेशन में क्या बता रहा था कि एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी और ये तो डायरेक्टली हाफ है ना एक दूसरे का, तो अगर एनर्जी बढ़ रही है तो उसका हाफ वैल्यू भी तो क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा डायरेक्टली। तो पोटेंशियल एनर्जी का ट्रेंड भी कुछ ऐसा है कि ऊपर जाते जाते ये वैल्यू इंक्रीज करेगी, क्योंकि ये भी नेगेटिव वैल्यू है। और काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाते जाते डिक्रीज करेगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी नीचे आने पे, अगर ग्राउंड स्टेट की तरफ आ रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का डिक्रीज कर रहा है। इसका रीजन आप इस तरीके से भी एक तरीके से और समझ सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी जो प्रोपोर्शनल होता है वो z बाई एन के होता है। ये प्रोपोर्शनलिटी देखा था थोड़ी देर पहले। तो अगर ऊपर जाएंगे तो जब n बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगा? n के बढ़ने पे वेलोसिटी कम होगा, और कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी फिर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी भी सर कम होगा। ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। अगर आपको समझना है तो आपके पास एक मेथड ये भी है समझने का, जो इधर लिखा है मैंने, ठीक है। इस तरीके से भी समझ सकते हो। तो ये ट्रेंड भी इंपॉर्टेंट है, कौन ऊपर जाने पे बढ़ेगा और कौन ऊपर जाने पे कम होगा, डायरेक्टली भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेंड है, एनालिसिस है, क्या क्या याद रखना है मैंने आपको बता दिया, टिक कर दिया है वैल्यूज को। उन चारों वैल्यू को आप याद रख सकते हो हाइड्रोजन के लिए। और अगर कोई और आया, हीलियम आया, तो यहाँ पे क्या एक जेड स्क्वायर का टर्म भी आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते रहना इन्हीं वैल्यूज को, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्वेश्चन फास्ट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इन द ग्राउंड स्टेट द टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट? ऐसा पूछा जाएगा आपसे। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना एनर्जी होगा? भाई देखिए, अगर आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉन एनर्जी, पहले तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब पता होना चाहिए। ग्राउंड स्टेट ये वाला होता है, ग्राउंड स्टेट इसको बोलते हैं, दिस इज योर ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1, एंड दिस इज योर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की सबसे जस्ट ऊपर, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो दिस इज योर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब n इक्वल टू 2 का वैल्यू। तो इस ग्राफिकल इन्फो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी जो आपको याद रखनी है, ठीक है सर। अगर हमको पता चल गया कि सर ये वैल्यू तो n इक्वल टू 2 की है, ये वैल्यू तो n इक्वल टू 2 की है, थोड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है।
n इक्वल टू 2 है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। आपको टोटल एनर्जी पता है n इक्वल टू 2 के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए टोटल एनर्जी पता है हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन एटम है ये सर पता है हमको, अभी अभी हमने देखा भी है वैसे तो, और नहीं याद है तो हम इससे निकाल लेंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय में 2 का स्क्वायर, और वैसे याद रखने को भी बोला मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो कितना आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट आपने एक थोड़ी देर पहले रिलेशन देखा था कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एक रिलेशन याद रख लेना, मैं आपको बताया भी था, मैं पूरा रिलेशन दोबारा लिख देता हूँ। रिलेशन ये था कि जो टोटल एनर्जी होती है वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, और हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। ये डिराइव वहाँ देखा था हमने रिलेशन में, जब एनर्जी के रिलेशन लिख रहे थे। तो अगर आप इन दोनों का रिलेशन देखोगे तो एक दूसरे का नेगेटिव है, तो अगर टोटल एनर्जी इतनी है तो हम काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा बच्चे, खत्म हो गया क्वेश्चन, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो इसी का आंसर, तो ये प्लस, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव तो होती नहीं, तो इतना वैल्यू आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो चुपचाप से आंसर टिक कर देना ये वाला डी ऑप्शन, ठीक है, इजी रहेगा। चलिए अगले देखते हैं। अगला टॉपिक आपके पास आता है एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, बेसिकली अगर एक इलेक्ट्रॉन को किसी एग्जिस्टिंग लेवल से सपोज n1 लेवल से उसको n2 पे भेजना है, n1 कोई नीचे का लोअर एनर्जी स्टेट है और n2 कोई अपर एनर्जी स्टेट है, तो उसको भेजने के लिए आपको कुछ एनर्जी का फोटोन देना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये जो फोटोन दोगे इसका जो एनर्जी होगा ताकि वो उसको एक्साइट कर दे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। अब डेफिनेशन पढ़ो, ठीक है। बेसिकली एनर्जी प्रोवाइडेड टू एन इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट स्टेट टू E1 टू हायर एनर्जी स्टेट ऑर्बिट E2। तो E1 बेसिकली E1 माइनस E2 ही तो हो गया कि उस गैप को ऊपर तक पहुंचाने के लिए आपको बेसिकली इनिशियल एनर्जी सपोज मान लीजिए 80 जूल था, आपको उसको 100 जूल लेके जाना, तो 20 जूल का जो रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको एक्साइट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी, एज सिंपल एज दैट। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा एक्साइटेशन एनर्जी का, ठीक है। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां फॉर्म की जगह फ्रॉम लिख लीजिए, फ्रॉम E1 टू E2, ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करके देखे तो दिखेगा आपको अच्छे से, ठीक है, समझ आया होगा। बेसिकली जो गैप है दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी, अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसको डी एक्साइटेशन एनर्जी बोल देंगे अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि अगर E1 माइनस E2 लिखूं तो E1 छोटा वैल्यू है, E2 बड़ा वैल्यू है, तो आपका माइनस में एक नेगेटिव वैल्यू आएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा डी एक्साइटेशन एनर्जी, जो कि फोटोन को एमिट करेगा, रिक्वायर्ड नहीं होगी उस टाइम तो फोटोन निकलेगा। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द फोटोन डी एक्साइट फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, वो तब का केस बन जाएगा आपका, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। एक्साइटेशन पोटेंशियल एक टर्म आता है, एक्साइटेशन पोटेंशियल, ये सब एनसीईआरटी में भी गिवन है आपके ये टर्म, छोटे छोटे टर्म में, कभी क्वेश्चन आ गया तो मुंह ना बन जाए आपका। इट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्या देखो बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, पढ़िए पहले। वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रॉन फॉर विच द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट सो दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अंग्रेजी छोड़िए, समझाते हैं आपको। बेसिकली क्या करना है, जितना इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन एनर्जी आया, जो गैप को फुलफिल करने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट था, वो एनर्जी को अगर मैं उतना ही अमाउंट का एनर्जी अगर किसी पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में दे दूं, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस जो डिफाइंड होगा ना, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल, ठीक है। बेसिकली इट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी गेन, ये जो होगा ना, अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगा दिया डेल्टा वी का, ठीक है, डेल्टा वी का या वी का बोल दो, वी का बोल दीजिए, वी का क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगा दिया, और आपने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ भी दिया यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रेस्ट से छोड़ा, तो ये जाते 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 इधर तक जाते जाते कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा पूरे टाइम। तो अगर सपोज आपने इसका काइनेटिक एनर्जी गेन किया और इतना काइनेटिक एनर्जी गेन कर लिया, इतना काइनेटिक एनर्जी गेन कर लिया जो कि उसी एक्साइटेशन के लिए रिक्वायर्ड था जो जंप में एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए था, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू ई एक्साइटेशन, तो एक हाइपोथेटिकली एक टर्म डिफाइन कर दिया, ठीक है। वी एक्साइटेशन का मतलब क्या होगा, इट इज इक्वल टू
पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ताकि वो उतना ही काइनेटिक एनर्जी गेन करे कि उसका काइनेटिक एनर्जी एक्साइटेशन एनर्जी के इक्वल बन जाए। सर निकालेंगे कैसे? काइनेटिक एनर्जी कितना होगा सर? काइनेटिक एनर्जी जो हमारा होता है वो होता है ई इंटू वी। ई है चार्ज, क्यू इंटू डेल्टा वी, क्योंकि वर्क डन क्या होता है सर? वर्क डन होता है क्यू इंटू डेल्टा वी। और वर्क डन किस में जाता है? जो भी वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। चार्ज क्या है? ई। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वी। ई इंटू वी नॉट या वी एक्साइटेशन बोल दो इसको, ई इंटू वी एक्साइटेशन, ठीक है। इट शुड बी इक्वल टू ई एक्साइटेशन, बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ई एक्साइटेशन, ठीक है। तो वी एक्साइटेशन ये बन जाएगा, ई एक्साइटेशन को ई से डिवाइड कर दीजिए तो आपका फॉर्मूला यहीं से आ जाता है। ये जो लिखा है ना यहाँ पे, यहीं से आपका पूरा फॉर्मूला आ जाता है और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बेसिकली दिस फॉर्मूला got turned into दिस वन, ठीक है। और ई एक्साइटेशन अभी हमने देखा जो गैप होगा तो सिंपल सा है, जैसे कि आप सिंपल देखिए, आपको एग्जांपल से बता देता हूं, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 जाना है, 2 जाना है तो आपको कितना एनर्जी का गैप चाहिए था? 10.2, नेगेटिव ऑफ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सॉरी, क्योंकि ऊपर वाले का एनर्जी तो ज्यादा ही है, तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। तो ये जो टर्म हो गया ना, ये जो टर्म हो गया, दिस इज योर ई एक्साइटेशन, ये तो आपका एक्साइटेशन एनर्जी हो गया। तो आपका वी एक्साइटेशन क्या हो जाएगा? वी एक्साइटेशन क्या हो जाएगा सर? वी एक्साइटेशन हमारा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय ई, तो ई कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली जो इसमें 10.2 वोल्ट है दैट इज योर एक्साइटेशन एनर्जी। सिंपल सी बात समझ लीजिए, देखो छोटी सी बात है, दूर तक जाएगी। ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी गैप हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसमें से ई हटा दो। एक्साइट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको में से ई हटा दो, जो वोल्ट बचेगा दैट इज योर एक्साइटेशन पोटेंशियल, दैट्स इट, ठीक है। इसी तरीके से एक आयनाइजेशन पोटेंशियल भी टर्म डिफाइन है, आयनाइजेशन पोटेंशियल का भी टर्म डिफाइन है। आयनाइजेशन पोटेंशियल में बेसिकली आप उसको एग्जिस्टिंग स्टेट से एटम से बाहर ही निकालना चाहते हैं। केमिस्ट्री में भी आयन वायन बनते हैं ना, तो बताते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। तो उसी तरीके का है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या? इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टिंग एनर्जी नेगेटिव होती है, तो जस्ट रिमूव करना है तो बेसिकली उसको n इक्वल टू इन्फिनिटी पे लेके जाना, दूर लेके जाना एटम के इन्फ्लुएंस से। तो अगर जब आप उसको एटम के इन्फ्लुएंस से दूर लेकर के जाना चाहोगे, दूर लेकर के जाना चाहोगे तो आपको उतना ही एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा जितना उसका एग्जिस्टिंग में नेगेटिव था। जीरो करना ना आपको एनर्जी, तो बेसिकली आपको ई आयनाइजेशन जो पड़ेगा, ई आयनाइजेशन जो होगा वो नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी होगा। क्योंकि उसका देखो आपको क्या करना था, उसका एग्जिस्टिंग एनर्जी इतना था, आपने उसके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी ऐड कर दिया, कुछ एनर्जी दिया ताकि टोटल एनर्जी जीरो बन जाए, टोटल एनर्जी जीरो बन जाए। आपने ये काम किया ना बेसिकली। तो अगर टोटल एनर्जी जीरो बन रही है, यहां से ई एन लिख देता हूं इसको अच्छे से, दिस इज ई एन। अगर उसकी टोटल एनर्जी बन रही है, ये टोटल एनर्जी बन रही है, तो आप ये देखते हो जीरो बन रही है तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो फिर ई आयनाइजेशन क्या होगा? ये तो हमको पता ही है ई एन कितना होता है। ई एन कितना होता है हमारा सर? हमारा जो ई एन होता है वो -13.6 डिवाइड बाई में एन स्क्वेयर ई इंटू वी होता है, ठीक है, ये तो पता ही है। तो इसमें से माइनस भी हट जाएगा, ये माइनस हट के कहाँ गया? ये माइनस हट के कहाँ गया? ये माइनस हट के प्लस हो गया, यहाँ पे दिख गया। तो आपको वैल्यू पता चल गई, ठीक है, ई आयनाइजेशन का वैल्यू ये आ गया। तो सर इसका क्या करना है? इसको याद रखना है सीधे के सीधे। आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी नहीं बेसिकली इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे, पार्टिकल का जो भी एनर्जी था उसके नेगेटिव एनर्जी कर दो। सिमिलरली एक टर्म आता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है सर? आयनाइजेशन पोटेंशियल भी एक छोटा सा टर्म है। कैसे डिफाइन होता है? वही आयनाइजेशन एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखो और उसमें से ई को गायब कर दो, दैट इज योर आयनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब क्या होता है पर? अगर दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रॉन फॉर विच इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट सो दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द आयनाइजेशन एनर्जी। कि इलेक्ट्रॉन को कितने पोटेंशियल डिफरेंस के साथ एक्सेलरेट किया जाए। देखो पोटेंशियल, अब आधो को तो यही स्टेटमेंट नहीं समझ आता कि सर पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से एक्सेलरेट क्यों हो जाता है, क्योंकि देखो पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो कुछ वेलोसिटी गेन करेगा, वेलोसिटी गेन करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो वर्क किया पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, वही काइनेटिक एनर्जी के टर्म में दिख रहा होता है। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से एक्सेलरेट होने के बाद काइनेटिक एनर्जी जो आती है वो कितनी होती है, Q इंटू डेल्टा वी। Q क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E, V कितना है, V आयनाइजेशन यहाँ पे बोल रहे हैं, क्योंकि हमको Q इंटू डेल्टा वी को E आयनाइजेशन के इक्वल लिखना है। ठीक है, ये सब मैंने बोला बट लिखा तो यही हुआ है। ठीक है, उसको मैंने समझा दिया आपको। तो आपको क्या करना है बेसिकली, यहां पे जो करना है बेसिकली E इंटू V आयनाइजेशन, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी गेन, इतना काइनेटिक एनर्जी गेन किया। और ये काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल, हाइपोथेटिकल हमने जो डेफिनेशन बनाई है, इट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल टू किसका, ई आयनाइजेशन, आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल हो जाए तो बढ़िया है, मस्त है। ठीक है, तो E इंटू वी आयनाइजेशन, तो बेसिकली जो वी आयनाइजेशन होगा, अब आपका वी आयनाइजेशन होगा, ठीक है, एस लगा लो या जेड लगा लो, अलग अलग स्पेलिंग अलग अलग बुक में रहती हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो ई आयनाइजेशन डिवाइड बाय में E हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो वैल्यू थी हमको, ई आयनाइजेशन तो हमको पता है 13.6, और अगर आपको जेड के टर्म में लिखना तो जेड स्क्वायर, कोई भी जनरल हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, तो वो माइनस तो गायब ही हो गया, ई आयनाइजेशन आ गया 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ई भी गायब कर दो क्योंकि ई और ई तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से सिर्फ वोल्ट बच जाएगा, तो इतने वोल्ट का एनर्जी रहेगा, सॉरी पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म है, इसके पास आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको बोल दिया कि आपको इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एनर्जी जो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा भाई, आयनाइजेशन पोटेंशियल सिर्फ 13.6 वोल्ट होगा, इलेक्ट्रॉन को हटा दो, ई कैंसिल हो जाएंगे, यही बोलना चाह रहा था। ठीक है, तो इतना ही हमें इस टॉपिक में, ये छोटे छोटे टर्म थे जो पढ़ रहे थे। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए देखते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रा क्या रहता है। बेसिकली स्पेक्ट्रा क्या रहता है, पहले तो स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम बेसिकली फोटो स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि क्या करता है कि किसी भी वेवलेंथ या किसी भी फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करने के काम आता है। ठीक है, आप बेसिकली जो लाइट उसके ऊपर गिराई जाएगी उसमें से वो बता पाएगा कि कौन सी लाइट के अंदर कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी ये कंटेन कर रहा है, कौन कौन सी वेवलेंथ है, उसको सेग्रीगेट कर देता है। ठीक है, तो एक स्पेक्ट्रम बनता है, वो एक पिक्चर में बता देता है कि ये वेवलेंथ इसके अंदर अवेलेबल है। तो कुछ अगर बहुत सारी वेवलेंथ है तो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, जैसे आपने स्पेक्ट्रम तो देखा होगा, एक गामा रे से और कहां तक रेडियो वेव का एक स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस एक स्केल है। ठीक है, बट अगर लाइन स्पेक्ट्रा होगा तो बेसिकली सम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होंगी या डिस्क्रीट वेवलेंथ ही आप वो नोटिफाई कर पाएगा। तो इस तरीके का डिवाइस है जो कि वो सेग्रीगेट करके बता देता है कि कौन कौन से, इट कैन बी अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और इट कैन बी अ लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो हम जो हाइड्रोजन के लिए पढ़ रहे हैं वो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए लाइन स्पेक्ट्रा बनता है, नॉट कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा कंटिन्यूस नहीं बनता हाइड्रोजन के लिए, और वो उसका भी एक रीजन होता है, क्यों वो मैं अभी बताता हूं, क्यों लाइन स्पेक्ट्रा बनता है, क्यों कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं बनता है। तो आप देखिए कि क्या होता है, जब भी हमने अभी पढ़ करके आए हैं कि जब भी ट्रांजिशन होंगे, तो जब भी किसी एक लेवल से ट्रांजिशन होंगे, बेसिकली यहां कर लेते हैं, बना देता हूं, रीड्रॉ कर लेते हैं। जब भी किसी एक पर्टिकुलर लेवल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा नीचे वाले लेवल में, तो फोटोन निकलेंगे, और वो फोटोन के पर्टिकुलर वैल्यू ही एनर्जी का होगा, क्योंकि ये गैप फिक्स है, ये एनर्जी गैप फिक्स है। आपके जो एनर्जी के गैप रहेंगे ना फोटोन के लिए, वो फिक्स है। अब जब गैप ही फिक्स है तो फ्रीक्वेंसी भी तो कुछ फिक्स हो जाएंगी ना उनके अकॉर्डिंग, तो सारी फ्रीक्वेंसी वैल्यू एमिट नहीं हो सकती,
कुछ पर्टिकुलर एनर्जी गैप के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ही निकल सकती हैं। तो जब ये फोटो स्पेक्ट्रोमीटर इनको डिटेक्ट करेगा ना बच्चे, तो वो लाइन स्पेक्ट्रा देगा। लाइन स्पेक्ट्रा मतलब डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ आपको बता देगा। चलिए सर, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, तो होता क्या क्या है, किस तरीके की लाइंस निकलती हैं। बेसिकली ये लाइंस नहीं है, ये मैं ट्रांजिशन दिखा रहा हूं, तो उन सीरीज को बोलते हैं। तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इस तरीके से हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन आपका यहां से यहां जंप कर जाए, यहां से यहां जंप कर जाए, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में आ जाए टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से। तो इसमें केस में क्या होगा, इस केस में एक फोटोन निकल सकता है, इस केस में एक फोटोन निकल सकता है। हो सकता है 3 से 1 आ जाए, 3 से 1 आ जाए, तो इस केस में भी एक फोटोन निकल सकता है, इस केस में भी एक फोटोन निकल सकता है, इस केस में भी एक फोटोन निकल सकता है। तो इस तरीके से फोटोन निकल सकते हैं। और ये फोटोन कहां जाएंगे, ये फोटो स्पेक्ट्रोमीटर पे जाके बताएंगे कि इसका फ्रीक्वेंसी कितना है। कौन बताएगा, फोटो स्पेक्ट्रोमीटर बताएगा कि ये जो फोटोन एमिट हो रहे हैं इनका फ्रीक्वेंसी कितना है। क्योंकि गैप पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स है कि 3 और 1 का गैप एक ही वैल्यू होगा, तो फ्रीक्वेंसी का भी एक ही वैल्यू आएगा। तो इसी वजह से डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी वो बताना शुरू कर देगा। तो हर एक फोटोन के कॉरस्पॉन्डिंग एक लाइन बनती रहेगी फोटो स्पेक्ट्रोमीटर की पिक्चर पे, ठीक है। ये आपका बेसिकली आउटकम रहता है कि आउटकम क्या आने वाला है वहां पे। तो ऑल दोज लाइंस, ठीक है, वो लेमन सीरीज का पार्ट होंगी अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट जंप कहां पे हो रहा है, ग्राउंड स्टेट में। देखो सारे इलेक्ट्रॉन ये ग्राउंड स्टेट में जंप कर रहे हैं, मतलब इसी सीरीज को बोला, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सीरीज होगी उसको लेमन सीरीज बोला जाता है। मतलब लेमन सीरीज में n फाइनल फिक्स है, n फाइनल इज ग्राउंड स्टेट, ठीक है, n फाइनल इज ग्राउंड स्टेट दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये फिक्स हो जाता है आपका, ग्राउंड स्टेट फिक्स है किसके लिए, लेमन सीरीज के लिए, ठीक है। लेमन सीरीज के बाद अगर आपका ट्रांजिशन इस और इनको ना नाम भी दिए जाते हैं, ये जो लाइंस हैं इनको नाम भी दिए जाते हैं। देखो ये ना नाम आ भी जाते हैं, देख लीजिए एक बार। इस लाइन को दिया जाता है के लाइन, के लाइन नाम दे देते हैं। इस लाइन को नाम दे देते हैं एल लाइन, इसको एम लाइन, इसको एन लाइन, ठीक है। तो के लाइन कौन सी होगी, के लाइन कौन सी होगी, तो के लाइन ऑफ लेमन बेसिकली जस्ट ऊपर एक इमीडिएट से नीचे ट्रांजिशन हो रहा है। n इक्वल टू 2 से 1 आ रहा है तो k लाइन, n इक्वल टू 3 से 1 आ रहा है, 2 ऊपर से आ रहा है तो l लाइन, 3 ऊपर से आ रहा है तो m लाइन, 4 ऊपर से आ रहा है तो n लाइन। तो इसी तरीके से ये लाइन के सीक्वेंस की नोमेनक्लेचर है बेसिकली। तो k लाइन ऑफ लेमन देयर इज अ फिक्स ट्रांजिशन दैट इज कॉल्ड n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 1, ठीक है। अगर यहां पे बोला जाए k लाइन, तो नेक्स्ट सीरीज जो है जिनका फाइनल स्टेट 2 है, जिनका फाइनल स्टेट 2 है, ऊपर कहीं से भी आ रहा है उसको पता नहीं, बट उसको बोला जाता है बाल्मर सीरीज। जिनका फाइनल स्टेट n इक्वल टू 2 है वो होते हैं आपके बाल्मर सीरीज वाले, ठीक है, बाल्मर सीरीज। इसमें क्या होता है बेसिकली, ऊपर के किसी भी लाइन से, यहां पे जैसे 2 है, 2 पे आ रहे हैं तो 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है। तो आपको ट्रांजिशन दिख रहे होंगे, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2। तो इस तरीके के ट्रांजिशन अवेलेबल हैं, ठीक है। इनके कोरस्पॉन्डिंग फोटोन निकलेंगे, वो फोटो स्पेक्ट्रोमीटर पे अपना दिखाएंगे कि फोटो में दिखेंगे हाँ भाई एक लाइन इनके कोरस्पॉन्डिंग, हर एक फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग एक लाइन आ जाएगी। तो लाइन स्पेक्ट्रा बनेगा डिवाइस पे जाकर के, ठीक है। यहां पर इस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग जो लाइन आएगी इसको बोलते हैं के लाइन ऑफ बाल्मर। यहां से जो लाइन फोटो स्पेक्ट्रोमीटर पे आएगी उसको बोलते हैं के लाइन ऑफ बाल्मर, इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं एम लाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं एम लाइन ऑफ बाल्मर और इसको बोलते हैं एन लाइन ऑफ बाल्मर, के एल एम एन। तो के का याद रखना कहां से कहां ट्रांजिशन है, नो एंड पॉइंट याद रखने हैं। 3 से कहां तक आ रहा है, 1 तक। के में कहां से कहां आ रहा है, 3 से 1 बोल रहा हूं, 3 से 2 तक, जस्ट उसके नीचे 1 का डिफरेंस है, ठीक है। एल में कहां से कहां आ रहा है, यहां से 2 का गैप होगा बेसिकली, एम में 3 का गैप होगा, एन में 4 का गैप होगा। और बाल्मर आपको बताएगा कौन सी उसकी फाइनल स्टेट है, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए, पास्कन सीरीज।
थर्ड है पास्कल सीरीज, जिसका बेसिकली पास्कल सीरीज के लिए n कितना हो जाएगा आपका, n फाइनल कितना हो जाएगा, n फाइनल, ठीक है, ये फाइनल स्टेट आपकी ऐसी हो जाएगी कि उसी में आके जो गिरेगा ट्रांजिशन वो हो जाएगा आपका पास्कल सीरीज। फोर्थ हो जाएगा आपका ब्रैकेट सीरीज, फोर्थ हो जाएगा आपका ब्रैकेट सीरीज जिनकी फाइनल स्टेज 4 है। पीफंड सीरीज जिनका फाइनल स्टेट 5 है। तो सब कुछ मेंशन्ड है, ये आपने केमिस्ट्री में भी डिटेल में पढ़ रखे हैं, ठीक है, बस यही ध्यान रखना है आपको कि इनके फाइनल स्टेट क्या होगी, ठीक है। कोई भी उसके ऊपर वाले से आएगा और जस्ट इमीडिएट से आता है तो के लाइन, उसके 2 ऊपर से आ रहा है तो एल लाइन, उसके 3 ऊपर से आ रहा है तो एम लाइन और 4 ऊपर से आ रहा है तो एन लाइन। ये भी ध्यान रखना है साथ साथ ठीक है, हाँ इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इनके कॉरस्पॉन्डिंग अब देखो इनसे क्या निकल रहे हैं, बेसिकली दे आर डिफरेंट फोटोन्स आर बीइंग एमिटेड, यहाँ पे भी फोटोन्स आर बीइंग एमिटेड, यहाँ पे भी फोटोन्स आर बीइंग एमिटेड, फोटोन्स आर बीइंग एमिटेड। तो इनके फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इनके फोटोन की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली अगर ये निकालने के लिए जाएंगे तो इनको निकालने का रिडबर्ग ने एक फॉर्मूला दे दिया, ठीक है, बहुत सिंपल सा दे दिया। द वेव नंबर और वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन जंप फ्रॉम n = 2 to n = 1 इज गिवन बाय रिडबर्ग्स फॉर्मूला, ठीक है, इसको बोलते हैं रिडबर्ग्स फॉर्मूला, ठीक है। तो रिडबर्ग्स फॉर्मूला से आ जाता है, रिडबर्ग्स फॉर्मूला से वैल्यू आ जाता है आपका जो आपको निकालना चाहते थे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है रिडबर्ग फॉर्मूला भी आपके लिए। रिडबर्ग फॉर्मूला के अलावा हमने एक और मेथड देखा था फ्रीक्वेंसी के लिए, सिर्फ डेल्टा ई बाय क्या कर दीजिए, h कर दीजिए, तो भी फ्रीक्वेंसी आ जाता है। और वेवलेंथ निकालने के लिए भी देखा था, और ये उसी से ही आया है, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं दिया है, ठीक है। जैसे nth ऑर्बिट की एनर्जी पुट कर दो, इसकी पुट कर दो, सारी टर्म को कॉमन ले दो, जो ये बचेंगे और ये आपका वैल्यू। ये हाइड्रोजन के लिए, दिस इज फॉर ये किसके लिए है, फॉर हाइड्रोजन, दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम। बट अगर हाइड्रोजन लाइक एटम हुए, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, फॉर H लाइक एटम, ये फॉर्मूला सर तब भी वैलिड होगा, बट जो वेव नंबर है या फिर 1/λ है उसकी वैल्यू वही रहेगी En2 माइनस En1 डिवाइड बाय में Hc। ये हमने डिराइव किया था थोड़ी देर पहले, अगर पीछे जाके देखोगे आप अपने नोट को पलटो और जाके देखोगे हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक है। बट इनकी वैल्यू पुट कर दे En की, देखो En की वैल्यू वो 13.6 Z²/n², तो n फाइनल स्क्वायर n इनिशियल स्क्वायर तो आएगा ही, बट यहाँ पे r के साथ एक Z² भी टर्म आएगा, क्योंकि Z²/n² का प्रोपोर्शनलिटी होता है ना, तो आ जाएगा 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ऐसी वैल्यू आपको दिखने लगेंगी। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, मुश्किल नहीं है, इंपॉर्टेंट है। तो Z² का टर्म भी इंट्रोड्यूस कर देना अगर आपको हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, नॉट हाइड्रोजन बट हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए आने लगे, तो ये फॉर्मूला में एक थोड़ा सा ट्विक होगा, Z² का टर्म भी आने लगेगा। एंड व्हाट इज R? R बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है और इसको भूल जाते हो, ठीक है। इट इज 1.097 10⁻⁻⁻7 नहीं +7 है, मीटर पावर -1 है, यानी कि पर मीटर डिफाइंड होगा ये, ठीक है। तो ये टर्म को बोला जाता है वेव नंबर। देखो अगर आपसे वेव नंबर पूछा तो इसको बोला जाता है वेव नंबर। वेव नंबर इज नथिंग बट 1/λ, दिस इज योर लैम्डा, ठीक है, वेवलेंथ। और वेवलेंथ किस में जनरली आएगी, आपकी मीटर्स में आएगी, ठीक है। अगर आपने आर को यही वैल्यू पुट किया तो वेवलेंथ मीटर्स में आएगी, आंगस्ट्रम में नहीं आएगी, तो ये बात का ध्यान रख लेना। इसका यूजेज आपने केमिस्ट्री में भी मल्टीपल टाइम्स किया है, इसी फॉर्मूला को यूज, ठीक है। तो ये भी फिजिक्स में भी आ जाते हैं इससे क्वेश्चन डायरेक्टली, ठीक है। ये फोटोन एमिटेड फोटोन की वेवलेंथ या एमिटेड फोटोन की फ्रीक्वेंसी या एमिटेड फोटोन के वेव नंबर निकालने के काम आता है। एक क्वेश्चन देखिए, सिंपल था, फाइंड द वेव नंबर ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। अब बताइए, फाइंड द वेव नंबर ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में वेव नंबर बताइए, लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। लास्ट लाइन का क्या मतलब हो गया, उन्होंने बोल भी दिया, एंड टेक द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट एज 10⁻⁷, वो हटा दीजिए, बाकी का जो टर्म था। तो लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर, बेसिकली लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर,
इसी के अंदर ये आंसर छुपा हुआ है, ये समझ आ गया। तो बेसिकली कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, n इक्वल टू इन्फिनिटी, ये देख लो, ये जो बाल्मर की जो लाइन थी, बाल्मर की जो लाइन थी, इसमें लास्ट लाइन कब आएगा, जब इन्फिनिटी से 2 पे आए। तो आपका बेसिकली n इक्वल टू इन्फिनिटी, n इक्वल टू इन्फिनिटी टू कहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, n इक्वल टू, थोड़ा और छोटे हो जाते हैं देखिएगा, n इक्वल टू 2 पे, क्योंकि फाइनल स्टेट 2 होता है। ये करना है आपको, अगर ये आ गया तो क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। अब आपको एंगुलर वेव नंबर ही पूछा है, वेव नंबर ही पूछा है, यानी कि दिस वैल्यू, ठीक है, 1/λ, यानी कि r हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है तो z तो 1 ही रहेगा, तो 1 का तो स्क्वायर इंटू 1/n1 पुट करना। देखो पहले n1 है, n1 मतलब कि 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो इन्फिनिटी का स्क्वायर तो क्या कर देगा, ये टर्म तो बन गया आपका 0, ये टर्म तो बन गया 0, इसका तो कोई वैल्यू है नहीं, तो वेव नंबर की वैल्यू आ जाएगी आपकी आसानी से। तो r इंटू 1/4 यानी कि 0.25 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर, इतने, ठीक है, इतने वेव नंबर आ जाएंगे। वेव के नंबर, इसका मतलब होता है 1 मीटर की लेंथ में इतनी वेव आ जाएंगी भाई। देखो ना, वेव नंबर, वेव के नंबर्स बताओ 1 मीटर पर मीटर, तो इसका मतलब ये होगा 0.25 इंटू 10⁻⁷ यानी कि 25 इंटू 10⁵ इतने वेव आ जाएंगे पर मीटर। इतनी वेवलेंथ एक्यूमुलेट हो जाएंगी 1 मीटर के अंदर। अगर इसका दिमाग में साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश करो कि ये है क्या, हुआ क्या, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना इस बात को। चलें आगे बढ़े, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। एक और, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम पासिस फ्रॉम 5th एनर्जी लेवल टू ग्राउंड लेवल। ठीक है, कहां से कहां आया इलेक्ट्रॉन, कहां से कहां आया सर, ठीक है, मान लीजिए वो 5th एनर्जी लेवल से 1st एनर्जी लेवल तक आया। ठीक है, वो यहां से यहां तक जंप किया, n इक्वल टू 5 था और ये n इक्वल टू 1 था। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे। इस प्रोसेस में क्या होगा, इस प्रोसेस में क्या होगा, फोटोन निकलेगा बाहर। तो फोटोन कुछ मोमेंटम के साथ निकलेगा। अब कुछ बोल रहा है, द वेलोसिटी दैट द एटम एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोन एमिशन विल बी। ये एटम कितनी वेलोसिटी एक्वायर करेगा फोटोन के एमिशन से। अब आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि सर एटम का वेलोसिटी क्यों एक्वायर हो जाएगा, एटम क्यों वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा। अरे भाई, जैसे गन रिकॉइल होता था ना, गन में क्या करते थे, बुलेट अपना मोमेंटम लेके जाता था तो गन अपना मोमेंटम वापस लेके पीछे की तरफ, ताकि टोटल मोमेंटम कंजर्व रहे। इसी तरीके से जब फोटोन जा रहा है तो फोटोन हैज सम मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना था सिस्टम का, 0। तो यहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन के साथ जोड़ दिया इस क्वेश्चन को। फोटोन हैज सम मोमेंटम। ठीक है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। कितना होता है फोटोन का मोमेंटम, कितना होता है फोटोन का मोमेंटम, ये बताओ आप मुझे। सर फोटोन का मोमेंटम तो हमको पता है, एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइड बाय सी, एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइड बाय सी उसको। और ये एटम कुछ वेलोसिटी गेन करेगा इधर। ठीक है, तो P ऑफ एटम इधर, मोमेंटम वेक्टर ऑफ एटम इधर आएगा, तो ये इधर की तरफ गेन करेगा वेलोसिटी, सो दैट मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। और फोटोन का मोमेंटम किधर आया, फोटोन का मोमेंटम इधर आया। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो सीधे के सीधे कि सर मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए हम इन दोनों के मोमेंटम को इक्वेट कर सकते हैं। मोमेंटम ऑफ फोटोन मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ एटम, ताकि वैल्यू क्या रहे, कंजर्व्ड रहे। ठीक है, सही है, समझ आना चाहिए आपको बेसिकली। तो आप इस तरीके से लिखते हैं, यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन, आप एक छोटा सा इक्वेशन लिखोगे और आंसर आ जाएगा। यानी कि मोमेंटम ऑफ एटम, P ऑफ एटम, ठीक है, शुड बी इक्वल टू P ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन। ये इस आसान तरीका हो जाएगा लिखने का।
मोमेंटम ऑफ एटम शुड बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन। ये तो ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों का सम जीरो था, जीरो था तो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए, और मोड तो क्या होने चाहिए? इक्वली होने चाहिए। तो मैंने डायरेक्टली मोड लिख दिए, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या लिख दिया? नेट मोमेंटम जीरो रहेगा तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट रहने चाहिए, तो मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, तो मैंने मोड लगा के इक्वल लिखा है सीधा का सीधा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दीजिए। मोमेंटम ऑफ एटम कितना है? आप बोलेंगे सर m इंटू वी, ठीक है, वो दिया ही हुआ, वी वेलोसिटी दे दिया ना, रिकॉइलिंग का, मास ऑफ एटम दे दिया। फोटोन के मोमेंटम को बताना शुरू कीजिए। फोटोन का मोमेंटम सर होता है एनर्जी डिवाइड बाय में, एनर्जी डिवाइड बाय में सी, ई बाय में सी, पी इक्वल टू ई बाय सी। ये कहां पढ़ा है? एनर्जी बाय सी पढ़ा है, जाके याद कीजिए, पीछे पीछे जाइए, पिछले फोटोन के प्रॉपर्टी में जाइए, डुअल नेचर चैप्टर में, वहां जाके पढ़ा था एनर्जी बाय सी, या m इंटू सी लिखते थे ना जिसको, तो m इंटू सी, सी से डिवाइड कर दो, सी से मल्टीप्लाई कर दो, mc स्क्वायर बाय सी हो जाएगा, तो e बाय सी। एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होगी? एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होगी सर? एनर्जी ऑफ फोटोन होगी E5 माइनस E1, होगी कि नहीं होगी? यस सर होगी, डिवाइड बाय में सी, ठीक है। इतना वैल्यू हो जाएगा किसका? फोटोन की एनर्जी का, ठीक है। यही वैल्यू होगा कि नहीं होगा पहले? या फिर ऐसा कर दो कि सर ऐसा नहीं समझ आ रहा है, ऐसा नहीं समझ आ रहा है, ऐसा नहीं समझ आ रहा है, तो आप लिख दीजिए कि इट इज E5, या फिर लिख दीजिए HC बाय लैम्डा लिख दो। चलो अगर ऐसा नहीं लिखना है तो HC बाय लैम्डा लिख दो। फोटोन क्या फ्रीक्वेंसी लिख दो 1 बाय लैम्डा, और ये इंटू 1 बाय सी तो है ही, तो सी तो चलो कैंसिल कर दो, तो h बाय लैम्डा कर सकते हो, h बाय लैम्डा फोटोन का फ्रीक्वेंसी, और 1 बाय लैम्डा कहां से आ जाएगा? रिडबर्ग्स फॉर्मूला से, तो mv इक्वल टू h, और 1 बाय लैम्डा को लिख दो r, और कौन सा एटम था ये? कौन सा एटम था? हाइड्रोजन एटम था, तो r इंटू कौन से लेवल से आया था? 25, तो n का स्क्वायर 25, और गया कहाँ पे है? नहीं रुक जाओ, इनिशियल फाइनल कहाँ पे आया? 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 5 का स्क्वायर, तो इतना वैल्यू आ जाएगा अगर आपको और छोटा करना है तो वेलोसिटी इक्वल टू h बाई एम इंटू में r, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 24 बाय में 25 वैल्यू आ जाएगा, चेक कर लीजिए। तो 24 HR डिवाइडेड बाय में 25 m, ऐसा एक वेलोसिटी आ जाएगा जो एटम एक्वायर करेगा, ठीक है। इतना सिंपल है, देख लीजिए, मैं समझा देता हूं। तो बहुत सिंपल सा वैल्यू रहेगा। क्वेश्चन था मल्टी कंसेप्चुअल, जिसमें फोटोन के मोमेंटम को भी यूज कर लिया, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम योर एग्जाम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब कौन सा टिक करेंगे? 24 HR बाई 25 m, तो आपका ऑप्शन बन जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। तो जितना मोमेंटम फोटोन लेके जाएगा उतना ही मोमेंटम एक्चुअली में एटम एक्वायर करते हैं। तो अगर आइसोलेटेड एटम हुए तो करेंगे, बट अगर बल्क में हुए तो फिर इधर उधर टकरा के वो लूज आउट कर जाते हैं, तो ऐसा सिग्निफिकेंट दिखता नहीं है, समझा? तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली काफी हद तक चीजें कवर करने की कोशिश करी कि ट्रांजिशन से इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें, फोटोन की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें, डी ब्रोगली, एच बाई लैम्डा तो डी ब्रोगली वाला ही था, तो फोटोन का भी अगर एच बाई लैम्डा ही आ रहा है, ठीक है, तो मैटर वेव से भी सोच सकते हो थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये मैटर की तरह बिहेव भी कर सकता है। नहीं तो सिंपल है, एनर्जी बाय सी, एनर्जी लिख दिया और आपको सी पता था, 1 बाय लैम्डा आपका रिडबर्ग्स फॉर्मूला से आ गया। तो अलग अलग मल्टीपल तरीके हैं इस चीज को सोचने के लिए, ठीक है। तो यहीं पे हमारा जो है ये चैप्टर तो खत्म होता है, ठीक है। डिस्कशन बेसिकली सारा हमने डिटेल में डिस्कस किया है, चीजों को छुटकू छुटकू सारी चीजों को हमने एनालाइज करके डिस्कस किया है। तो आई होप कि आपको समझ आया हो चैप्टर अच्छे से, और आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं इसके बाद हम चल करके, जो कि हमारा न्यूक्लियाई का चैप्टर रहेगा, ठीक है। तो दिस इज इनफ फॉर दिस चैप्टर, थैंक यू वेरी मच, और कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया है। और चलिए मिलते हैं हम अगले सेशन में, चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।